ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम, अध्याय 1311 मेजरोथ अकादमी 3 पर हमला। 3 अर्धाकाशीय पूर्वज आकाश में मंडराते हुए धीरे धीरे माइकल की ओर तैर रहे थे। उनके रूप रंग से उनकी प्राचीन उम्र झलक रही थी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, गहरी झुर्रियाँ और डर और क्रोध के मिश्रण से भरी आंखें। उनके वस्त्र शुद्ध सफ़ेद थे, फिर भी उनके वस्त्रों की गवाही उनके चारों ओर के अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। अंधकार प्रभु, यदि आप विनाश के इस मार्ग को नहीं छोड़ते हैं तो हम आपको रोकने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देंगे। माइकल को चेतावनी देने से पहले एक बुजुर्ग जिसके लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी थी आगे बढ़ा। लेकिन जब माइकल ने बुजुर्ग की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सिर पीछे फेंका और हंसा, क्योंकि आवाज़ हवा में अशुभ रूप से गूंज रही थी। उसकी हंसी मजाक कर रही थी, एक अंधेरे मनोरंजन से भरी हुई थी जिसने पूर्वजों की चेतावनी को दयनीय बना दिया। आपके संवाद शर्मनाक हैं, माइकल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। और बस इतना जान लो कि मैं अब इस क्षेत्र का साधक नहीं हूं। जैसे जैसे वह बोलता गया, माइकल के चारों ओर का अंधेरा गहराता गया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं, जिसमें सफ़ेदी का कोई निशान नहीं था। पहले से ही अंधेरा आसमान और भी गहरा होता गया। हर चीज़ पर एक भयानक छाया पड़ गई। हैरी और उसके दोस्त नीचे से देख रहे थे। उन्हें लगा कि वातावरण और भी घना और ठंडा होता जा रहा है। तापमान में काफ़ी गिरावट आए, आंगन में ठंडक छा गई। अचानक बढ़ते अंधेरे को देखकर क्लारा को डार्क लॉर्ड से निकलने वाली अपार शक्ति का एहसास हुआ। वह बता सकती थी कि वह मजाक नहीं कर रहा था, उसका मतलब काम से था। वे बहुत ज्यादा पराजित हैं। डार्क लॉर्ड की शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर पर है, क्लारा ने फुसफुसाया। हालांकि एल्विन, जुड़वां एरिक और लिरिया डार्क लॉर्ड की साधना ऊर्जा को महसूस करने में असमर्थ एक नाजुक उम्मीद से चिपके रहे। शायद पूर्वज उसे हरा सकें, एरिक ने बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ में उसकी अनिश्चितता का पता चल रहा था। हमें उन पर विश्वास करना होगा, वे हमारी एकमात्र आशा हैं, लिरिया ने अपने भाई की भावना को दोहराते हुए कहा। लेकिन पूर्वजों के लिए उनका समर्थन अल्पकालिक था, क्योंकि उन्हें जल्दी ही याद आ गया कि डार्क लॉर्ड कौन था। अरे, हमें यह नहीं कहना चाहिए, एरिक ने हैरी की ओर देखते हुए कहा। सॉरी हैरी। भले ही वह कल्पित बॉनो का सबसे अच्छा दोस्त था और उनके लिए मर सकता था, लेकिन वह कल्पित बॉनो को भूलने का एक अच्छा अवसर नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार बॉनो में कल्पित बॉनो के लिए एक अंतर्निहित घृणा थी, क्योंकि कल्पित बॉने ही वह सब कुछ थे जिससे बॉने घृणा करते थे। तुम कल्पित बॉने और तुम्हारी उल्टबांसी करने वाली वफादारी, एक तरफ रहो, लानत है। ट्रेन ने गुर्राहट की। इस बीच माइकल पूर्वजों पर केंद्रित रहा। उसके चारों ओर की काली ऊर्जा हिंसक रूप से घूम रही थी, एक ऐसी शक्ति का उत्सर्जन कर रही थी जो अर्धदिव्यों द्वारा जुटाई गई किसी भी चीज को बौना बना सकती थी। आप बुजुर्गों ने अपने जीवन के चरम पर स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया होगा, लेकिन अब आप सिर्फ पुराने गौरव से चिपके हुए बूढ़े आदमी हैं, माइकल ने हंसते हुए कहा। डिंग, सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 50,000 बदमाश अंक है। डिंग, सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 50,000 बदमाश अंक है। डिंग, सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 50,000 बदमाश अंक है। जब माइकल सिस्टम नोटिफिकेशन को अनदेखा कर रहा था तो बुजुर्ग महिला आगे की ओर तैरती हुई आई। उसके लंबे चांदी के बाल उसके पीछे चांदनी की नदी की तरह बह रहे थे। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चतुर बुद्धि चमक रही थी। वह आकाशीय प्रतीकों से सजी अलंकृत पोशाक में लिपटी हुई थी, जो स्काई हॉल में उसके अधिकार को दर्शाता था। क्या तुम सच में उन लोगों के खिलाफ जाना चाहती हो जिन्होंने तुम्हें सिखाया, जिन्होंने तुम पर विश्वास किया? उसने पूछा, उसकी आवाज़ नर्म लेकिन चालाकी से भरी हुई थी। हेडमास्टर वुल्फ्रिक क्या कहेंगे? प्रोफेसर कायला क्या कहेंगी? ओह, तुम मेरी पुरानी यादों को जगाने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत बढ़िया है, माइकल ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम लोगों ने अपना बिस्तर बनाया जब तुमने मुझे जन्म के कुछ ही मिनटों बाद पृथ्वी नामक जेल में फेंक दिया, उसने कहा, उसका स्वर ठंडा होता जा रहा था। तुमने मेरा बचपन, मेरी मासूमियत, वह सब कुछ छीन लिया जो एक बच्चे के पास होना चाहिए। और किस लिए? एक कमबख्त भविष्यवाणी। मैंने अब तक ये कई बार कहा है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से बता दूं, तुमने मुझसे कुछ छीना और अब मैं तुमसे सब कुछ छीनने जा रहा हूं। बिना एक और शब्द कहे उसने अपना हाथ उठाया और उस पर एक मोटी बिजली का बोल्ट मारा। बुजुर्ग ने जल्दी से एक रक्षात्मक मंत्र डाला, प्रकाश की एक झिलमिलाती बाधा जो आकाशीय ऊर्जा से चमक रही थी। लेकिन बिजली के बोल्ट ने सुरक्षा को ऐसे तोड़ दिया जैसे वह कांच से बना हो, और बोल्ट सीधे उसके सिर में जा घुसा, जिससे वह लाल धुंध में फट गया। जब हैरी और उसके दोस्तों ने डार्क लॉर्ड की खौफनाक क्रूरता और विशुद्ध शक्ति को देखा तो वे सदमे में आ गए और उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसने उसे बेरहमी से मार डाला। क्लारा ने अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाया,
क्लारा और कल्पित बौनों के विपरीत ट्रेन एक बौना था, और एक बौने के रूप में उसने कुत्ते खाने कुत्ते की दुनिया की निर्मम वास्तविकता को देखा था जिसमें वे रहते थे। इस प्रकार युद्ध और खून उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। ये युद्ध है क्लारा, ये क्रूर और निर्मम है। बेहतर होगा कि इसकी वास्तविकता से अभ्यस्त हो जाओ। ट्रेन ने जोर से आह भरी। दूसरी ओर एरिक और लिरिया ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि उन्हें डार्क लॉर्ड की शक्ति और जीवन के प्रति अत्यधिक सम्मान की वास्तविक सीमा का एहसास हुआ। अपने साथी पूर्वज के सिरहीन शरीर को नीचे गिरते हुए, उसकी चमकती हुई आत्मा को सीधे डार्क लॉर्ड के मुंह में तैरते हुए देखकर शेष दो पूर्वजों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। इस बीच हैरी और उसके दोस्त डर से कांप उठे, यह महसूस करते हुए कि डार्क लॉर्ड ने उसकी आत्मा को खा लिया, जिससे हाफ सेलेस्टियल स्टेज के पूर्वज की हमेशा के लिए मौत हो गई। उसने उसकी आत्मा खा ली, क्लारा हकलाते हुए बोली। उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। ये बहुत क्रूर है, ट्रेन ने कहा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। इससे पहले कि वे पूरी तरह से समझ पाते कि अभी क्या हुआ था, दो शेष पूर्वज दहाड़ उठे। हमला करो! दो हाफ सेलेस्टियल पूर्वजों ने अपने हाथ उठाए, विशाल शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया। एक ने रेजर शार्प विंड ब्लेड्स का एक विशाल बवंडर बुलाया, प्रत्येक घातक सटीकता के साथ घूम रहा था और एक हल्के नीले रंग के साथ चमक रहा था। दूसरे ने पिघले हुए लावा की एक विशाल ज्वारीय लहर पैदा की, जो माइकल की ओर इतनी तीव्रता से गरज रही थी कि उसके चारों ओर की हवा गर्मी से झिलमिला रही थी। हैरी और उसके दोस्त विस्मय और आतंक से देखते रहे क्योंकि विशाल मंत्र आगे बढ़ रहे थे। वे मंत्र पागलपन भरे हैं, एरिक ने कहा, उसकी आवाज़ में डर और प्रशंसा का मिश्रण था। अगर वे हमें उनसे मारते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, लिरिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन हैरी अपने पिता से अपनी आंखें नहीं हटा सका। मंत्रों की अपार शक्ति के बावजूद डार्क लॉर्ड के चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह तमाशा का आनंद ले रहा हो। वह हिल भी नहीं रहा है, ट्रेन ने देखा। उसकी आवाज़ में अविश्वास था। इसका मतलब है कि वह उनके मंत्रों को नष्ट करने जा रहा है। बस देखते रहो। हैरी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर, गर्व और जिज्ञासा का मिश्रण था क्योंकि उसने डार्क लॉर्ड को आने वाले हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार होते देखा। पूर्वजों के दो मंत्रों के अलावा स्काईहॉल के स्वर्गदूतों ने अपने स्वयं के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। हालांकि शक्तिशाली, उनके मंत्र आधे आकाशीय चरण के पूर्वजों द्वारा डाले गए विशाल मंत्रों के सामने बौने थे। स्वर्गदूतों ने माइकल को घेर लिया, ऊर्जा के बोल्ट फेंके और तात्विक हमलों का आह्वान किया। अचानक नित्रोइल का युद्धपोत जीवन में आ गया। जहाज पर सवार कल्पित बौने तोपों को हथियारबंद करते हुए बवंडर की तरह आगे बढ़े। प्रत्येक तोप ने एक गड़गड़ाहट के साथ फायर किया। पीछे धुआं निकलता हुआ तोप के गोले अंधेरे आकाश में फैल गए। तोप के गोलों की विशाल संख्या ने कई स्वर्गदूतों को मारा, जिससे उनके शरीर खून, टुकड़ों और टुकड़ों में फट गए। सावधान! एक देवदूत चिल्लाया, लेकिन बीच में ही उसकी आवाज़ बंद हो गई क्योंकि एक तोप का गोला उसके शरीर में घुस गया और हवा में खून के छींटे छोड़ गया। पीछे हटो! एक और देवदूत चिल्लाया, लेकिन एक विस्फोट ने उसे चुप करा दिया जिसने उसके शरीर में छर्रे उड़ा दिए। लेकिन दूसरी ओर माइकल अराजकता के बीच शांत रहा। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखों से काली किरणें निकलीं, जो पूर्वजों द्वारा डाले गए मंत्रों को इस तरह काट रही थीं जैसे वे कागज से बने हों। अंधेरे आसमान में किरणें मुश्किल से दिखाई दे रही थीं, लेकिन हैरी और उसके दोस्तों ने मंत्रों की रोशनी में उनकी झलक देखी, इससे पहले कि वे नष्ट हो जाएं। NOWELL-BEACON अविश्वसनीय, क्लारा ने विस्मय और भय के मिश्रण के साथ फुसफुसाया। जैसे ही किरणें हवा में कटी, दोनों बुजुर्ग उनसे बचने की कोशिश करते हुए उड़ने लगे। माइकल उनके साथ आगे बढ़ा। उसकी काली किरणें स्वर्गदूतों और हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। पूर्वजों! वह अजय है, एरिक ने कांपती हुई आवाज में कहा। सावधान! लिरिया ने चिल्लाते हुए कहा। एक किरण उसके पीछे स्वर्गदूतों की एक पंक्ति को चीरते हुए एक पूर्वज को बाल बाल बचाकर निकल गई। अब हैरी को एहसास हुआ कि उसकी मां का क्या मतलब था जब उसने कहा कि उसके पिता इस क्षेत्र में किसी और की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर थे। अर्धदिव्य अवस्था के पूर्वजों को देखकर, जो नश्वर क्षेत्र में देवताओं के समान माने जाते थे, अपने पिता की अंधेरी किरणों से बचने के लिए बेताब होकर उड़ रहे थे, वह दंग रह गया। ये वही था जो एक सच्चा भगवान कर सकता था। वह हिल भी नहीं रहा है, ट्रेन ने कहा। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा है कि वह उनके साथ खेल रहा है। हैरी विस्मय से देख रहा था कि उसके पिता मुश्किल से हिल रहे थे, केवल अपने सिर को थोड़ा झुकाकर अपनी अंधेरी किरणों के प्रक्षेपवक्र को समायोजित कर रहे थे। नश्वर क्षेत्र में अपने देवता जैसे दर्जे के बावजूद पूर्वज पूरी तरह से बेजोड़ थे। वे चकमा दे रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन अंधेरे की किरणें उनकी हर हरकत का अनुमान लगा रही थीं, हवा को भयानक सटीकता से चीरती हुई। उनकी तरफ देखो, वे सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं जिन्हें हम जानते हैं, और वे असहाय हैं, लिरिया ने कहा।
यह उस शक्ति के बीच का अंतर है जिसे हम समझते हैं और सच्ची ईश्वरीय शक्ति। क्लारा ने अपनी जादू की किताब को कसकर पकड़ते हुए केवल सहमति में सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ देखूंगी। यह हमारी कल्पना से परे है। एरिक, जो आमतौर पर इतना आश्वस्त रहता था, शब्दों के लिए खोया हुआ लग रहा था। आकाश जादू की आग, अंधेरे किरणों और अर्धदिव्य पूर्वजों के हताश युद्धाभ्यासों का एक अराजक गड़बड़झाला था। क्रॉसफायर में फंसे स्वर्गदूत नित्रोइल के युद्धपोत से लगातार तोप की आग से नष्ट होते रहे। प्रत्येक शॉट ने आकाश से और अधिक स्वर्गदूतों को नीचे गिराया। उनकी चीखें रात भर गूंजती रहीं। हम अच्छा कर रहे हैं, डार्क लॉर्ड। एलिडिर की टीम मेजरोथ शॉट के चारों ओर की ढाल को तोड़ देगी। तुम बस उन्हें एक अच्छा शो दो। इथ्रोइल की आवाज़ उसके सिर में गूंजी, जिससे वह मनोरंजन में मुस्कुराया। ओह, मैं योजना बना रहा हूँ। इसके अलावा मैं इसके हर सेकंड का आनंद ले रहा हूँ। अध्याय 1312। हैरी और डार्क लॉर्ड मिलने वाले हैं। आसमान मंत्रों के शानदार प्रदर्शन से भरा हुआ था, जिसकी तुलना में अवोर में सबसे शानदार आतिशबाजी भी फीकी पड़ गई। हैरी और उसके दोस्त विस्मय में देख रहे थे क्योंकि बर्फीले स्पाइक्स और बिजली के ड्रैगन आकाश में भर गए थे। हालांकि इनमें से कोई भी मंत्र डार्क लॉर्ड को छू नहीं सका। उसकी काली किरणें उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देती थीं। हे भगवान, ट्रेन ने अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए कहा। स्वर्गदूतों और बुजुर्गों के मंत्र, चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, डार्क लॉर्ड की काली किरणों द्वारा आसानी से बेअसर हो जाते थे। उन्हें ये स्पष्ट था कि वह अपने दुश्मनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। सवाल ये था कि क्यों। छात्रों के रूप में वे नहीं जानते थे कि स्काईहॉल क्षेत्र का पोर्टल मेजरोथ अकादमी के भीतर था। उन्होंने मान लिया कि डार्क लॉर्ड स्काईहॉल के खिलाफ अपने बदला लेने के लिए अकादमी को नष्ट करने के लिए यहाँ आया था। इस बीच अकादमी के चारों ओर की ढाल चमक उठी, मंत्रों के प्रभाव को अवशोषित कर लिया और महल की रक्षा की। हैरी और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि डार्क लॉर्ड द्वारा शेष 2 अर्धदिव्य अवस्था के बुजुर्गों को मार डालने में बस कुछ ही समय बाकी था। हैरी को एक अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ और चल रहा था। मुझे उसे रोकना होगा, हैरी ने दृढ़ता से कहा। डार्क लॉर्ड की काली किरणों को सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग की गर्दन से बाल बाल बचते हुए देखा। उसे रोको, डार्क लॉर्ड को रोको। क्या तुम पागल हो? हैरी की घोषणा पर लिरिया चौंक गई। एक पल के लिए उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने अपने दोस्त से अभी अभी क्या सुना था। हैरी, नहीं, क्लारा ने दृढ़ता से कहा। उसका लहजा मातृत्वपूर्ण और चिंतित था, लेकिन हैरी के दृढ़ भाव से पता चलता था कि वह दृढ़ था। तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम्हारी माँ द्वारा फिर से चिल्लाया नहीं जाऊंगा। वह महिला मुझे बहुत डराती है, ट्रेन ने गुर्राहट के साथ कहा। हैरी को मेजरोथ के बाहर जंगल का पता लगाने के लिए अकेला छोड़ने के लिए लैला द्वारा उसे डांटे जाने की याद अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। लैला के सौम्य और दयालु स्वभाव के बावजूद ट्रेन को मां के क्रोध का डर था। स्काईहॉल स्वर्गदूतों द्वारा डाले गए विभिन्न मंत्रों को काटते हुए अंधेरे किरणें अराजकता और भय पैदा करती रहीं। गोली चलाते रहो, रुको मत, एक बुजुर्ग ने हताश होकर चिल्लाया। उसकी आवाज में डर था। हमें उसे रोकना होगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे उसे मारो, एक और बुजुर्ग ने स्वर्गदूतों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। उनके आदेशों के बावजूद स्काईहॉल स्वर्गदूत लगातार उन्मत्त होते जा रहे थे। उनके हमले और भी अनियमित होते जा रहे थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि डार्क लॉर्ड की शक्ति उनके द्वारा पहले सामना की गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा थी। हेडमास्टर वुल्फ्रिक के कार्यालय के अंदर प्रोफेसर लेन ने मेज पर रखे एक गोले से दृश्य देखा। हर गुजरते पल के साथ उनका गुस्सा गहराता जा रहा था। हेडमास्टर वुल्फ्रिक, एक बुद्धिमान और दयालु बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी लंबी थी, उसके बगल में खड़ा था। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। प्रोफेसर कायला, एक सख्त लेकिन गोरी महिला जिसकी नज़रें तीखी थीं, भी मौजूद थीं। उनके हाथ एक दूसरे से कसकर बंधे हुए थे। डार्क लॉर्ड उनके साथ खेल रहा है, लेन ने निराशा और प्रशंसा के भाव के साथ कहा। उसकी शक्ति अविश्वसनीय है। वास्तव में स्काईहॉल के खिलाफ उसका प्रतिशोध उसे खा रहा है, वुल्फ्रिक ने धीरे से उत्तर दिया। उसकी आंखें कभी भी उस ओर नहीं हटीं। वुल्फ्रिक की बात सुनने के बाद दोनों प्रोफेसरों ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों डार्क लॉर्ड, स्काईहॉल और किंग जियू की भविष्यवाणी के बीच के इतिहास को जानते थे। जितना वे काले और सफ़ेद रंग में सामने आने वाली घटनाओं को देखना चाहते थे, वे नहीं देख सकते थे क्योंकि स्काईहॉल ने महान भलाई के नाम पर कई क्रूर काम किए थे। और अब वे जो बो रहे थे वही काट रहे थे। ये सिर्फ बदला लेने के बारे में नहीं है, यह एक बयान देने के बारे में है। वह स्काईहॉल और बाकी सभी को दिखाना चाहता है कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कायला ने अपना सिर हिलाया। वह मेरे सबसे अच्छे छात्रों में से एक था। मैंने उसे बहुत कुछ सिखाया, फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह उसका रास्ता होगा। लेन ने आह भरी। उसका हमेशा का ठंडा व्यवहार एक पल के लिए फीका पड़ गया। प्रोफेसर लेन, जो अपनी सख्त और डराने वाली उपस्थिति के लिए जाने जाते थे, छात्रों द्वारा अक्सर डरे और नफरत किए जाते थे। उनके काले लबादे और गंभीर अभिव्यक्ति उनके कठोर शिक्षण विधियों के साथ मिलकर उन्हें अकादमी में एक खौफनाक व्यक्ति बना दिया।
फिर भी वुल्फ्रिक लेन के उस पक्ष को जानता था जो कोई और नहीं जानता था। अंदर से लेन अपने छात्रों की अपने तरीके से परवाह करता था, और अपने सबसे अच्छे छात्रों में से एक को उसके कारणों के बावजूद इतनी मौत और विनाश का कारण बनते देखना अभी भी उसे बहुत दुख पहुंचाता है। हम में से किसी ने नहीं, लेकिन अब हमें उसकी शक्ति और उसके क्रोध की वास्तविकता से निपटना होगा। वुल्फ्रिक ने लेन के कंधे पर एक सांत्वना भरा हाथ रखा। जब वे देख रहे थे, वुल्फ्रिक ने अपना हाथ हिलाया और गोलाकार वस्तु ने अपना दृश्य आंगन की ओर मोड़ दिया, जहां हैरी और उसके दोस्त खड़े थे, आकाश में डार्क लॉर्ड को देख रहे थे। अब समय आ गया है कि वे मिलें। ये बैठक सभी क्षेत्रों के भाग्य का निर्धारण करेगी, वुल्फ्रिक ने कहा, उसकी आवाज़ निर्णय के भार से भारी थी। दूसरी ओर माइकल ने बड़ों के चेहरों पर भय और हताशा को देखते हुए मुस्कुराया। उसने कल्पना की कि वे स्मृति परिवर्तनकारी मंत्रों का जाप कर रहे थे और डायना को उन सभी वर्षों पहले प्रताड़ित कर रहे थे ताकि वह उसे जाने दे। उसने कल्पना की कि उन्होंने उसकी माँ और उसे किस तरह की यातनाएं दी थीं। इस प्रकार उसकी घृणा और प्रतिशोध ने उसके अंधेरे पक्ष को बढ़ावा दिया, और पहली बार माइकल उन्हें खत्म करने से पहले अपने लक्ष्यों के साथ खेलना चाहता था। माइकल ने अपनी गर्दन को मोड़ा, ये संकेत देते हुए कि वह बिल्ली और चूहे का पीछा खत्म करने वाला था। इसके साथ ही वह सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा और सिलेनेज मंत्र का जाप किया। उनके चारों ओर की दुनिया धीमी हो गई और समय खुद ही झुक गया। क्लारा और हैरी के दोस्त चौंक गए, उनके चेहरों पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था, जबकि क्लारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये जानते हुए कि क्या होने वाला था जब उन्होंने देखा कि डार्क लॉर्ड बूढ़े आदमी को उसकी गर्दन से पकड़ रहा है। आने वाले खतरे को अनदेखा करते हुए दूसरे अर्धदिव्य बुजुर्ग के मंत्र से माइकल ने पूरी तरह से अपने कब्जे में मौजूद बूढ़े आदमी पर ध्यान केंद्रित किया। बुजुर्ग की उंगलियों के चारों ओर बिजली के बोल्ट चटकने लगे, जिससे शुद्ध ऊर्जा से बना एक विशाल सर्प बन गया जो फुफकार रहा था और दहाड़ रहा था, लेकिन माइकल ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी आंखें बूढ़े आदमी की आंखों में घुस गईं और आत्मा की नज़र से जबरदस्त शक्ति बुजुर्ग के पूरे अस्तित्व में प्रवाहित हुई। भय ने उसे खा लिया, जिससे वह छटपटाने लगा और हिंसक रूप से कांपने लगा जब तक कि उसका दिल इसे और सहन नहीं कर सका। उसकी छाती में विस्फोट हो गया। जैसे ही बूढ़े आदमी के प्राण निकले, माइकल ने अपना मुंह खोला। एक सफ़ेद लौ, बूढ़े आदमी की आत्मा, उसकी ओर बह गई और उसके मुंह में गायब हो गई। बुजुर्ग का सार ही भस्म हो गया। उस क्षण शेष बुजुर्ग से शक्तिशाली सर्प मंत्र माइकल से टकराया। प्रभाव जबरदस्त था, जिससे एक चमकदार चमक पैदा हुई जिसने कई लोगों को अंधा कर देने वाली रोशनी के प्रति सहज प्रतिक्रिया में अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि नूह की मौत की रोशनी ने दुनिया को धुंधला कर दिया था, लेकिन ये चकाचौंध करने वाली चमक अभी भी इतनी उज्ज्वल थी कि हर कोई सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लेता। नश्वर क्षेत्र में लोग अभी भी भयानक अंधेरे से तालमेल बिठा रहे थे, और उन्हें अंतहीन रात के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाने में सालों लग जाएंगे। हे भगवान, क्या तुमने वह देखा? ट्रेन ने कहा, जबकि एरिक और लिरिया ने हैरान नज़रों का आदान प्रदान किया। उसने ऐसा कैसे किया? लिरिया ने फुसफुसाया। वह किस तरह का जादू था? हैरी, जिसने पूरा दृश्य देखा था, ने मुश्किल से निगला। ये कुछ ऐसा था जिसने आत्मा को प्रभावित किया, उसने समझाया। मेरे पिता ने बस उसे देखा और उसे मार डाला। बकवास, ये भयानक है, ट्रेन ने बड़बड़ाया। लेकिन उनके शब्द अचानक कट गए जब दूसरे बुजुर्ग के जादू ने माइकल को मारा। डार्क लॉर्ड ने बुजुर्ग के बेजान शरीर को एक तरफ फेंक दिया क्योंकि जादू ने उसके कवच को खरोंच भी नहीं दिया। धीरे धीरे माइकल आसमान में घूमा, उसकी नज़रें उस बचे हुए बुजुर्ग पर टिकी हुई थीं जो डर के मारे जम गया था। ये दयनीय था, माइकल ने ठहाका लगाया। वह उसे मारने जा रहा है न? उसने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि उसे पहले से ही जवाब पता था। कोई बात नहीं, जीनियस, वह यही करता है। ट्रेन अभी भी बुजुर्ग की मौत के भयानक दृश्य को समझ रहा था। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। बिना एक सेकंड बर्बाद किए माइकल ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के चारों ओर काले बिजली के बोल चमक रहे थे। जैसे जैसे वह फायर करने के लिए तैयार होता गया, ऊर्जा और अधिक तीव्र होती गई। लेकिन फिर क्लारा, एरिक, लिरिया और ट्रेन ने अपनी तरफ देखा और महसूस किया कि हैरी कहीं नहीं मिल रहा है। उनके अंदर दहशत फैल गई। हैरी कहाँ है? लिरिया ने घबराहट में इधर उधर देखते हुए कहा। अगले ही पल ट्रेन की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने आसमान की तरफ देखा। भाड़ में जाओ, उसने हैरी को अपनी तलवार पर सीधे डार्क लॉर्ड की ओर उड़ते हुए देखकर बुदबुदाया। माइकल को एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ और उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि हैरी उसकी ओर उड़ रहा है। उस समय बुजुर्ग ने भी हैरी को देखा और उसे बंधक बनाने का फैसला किया। हालांकि माइकल ऐसा होने नहीं देना चाहता था। उसने सीधे बुजुर्ग के सिर पर बिजली का एक बोल्ट मारा, जिससे आसमान में खून फैल गया। बुजुर्ग के शरीर को गिरते हुए देखकर हैरी अपनी उड़ती तलवार पर जम गया। उसे अपनी स्तब्धता से बाहर आने में कुछ पल लगे। उसने मौत को इतने करीब से कभी नहीं देखा था, और उसके चेहरे पर खून की गर्म बूंदों ने वास्तविकता को और भी अधिक झकझोर कर रख दिया।
मैं उसके पीछे जा रही हूँ। क्लारा ने अपने सदमे से बाहर निकलते हुए तुरंत अपनी अंतरिक्ष रिंग से अपनी उड़ती तलवार निकाली और उस पर कदम रखा। इससे पहले कि एल्विन जुड़वां या ट्रेन जवाब दे पाते, वह आसमान की ओर उड़ गई। रुको! ट्रेन ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वफादार और हमेशा शरारती और साहसी एल्विन जुड़वां ने भी वैसा ही किया। वे ट्रेन को पीछे छोड़ते हुए क्लारा का पीछा करते हुए आसमान की ओर उड़ गए। मुझे बेहतर दोस्त खोजने की जरूरत है। ये कमीने मुझे मौत के घाट उतार देंगे, ट्रेन ने बड़बड़ाते हुए कहा। अपनी शिकायतों के बावजूद वह अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर गिरा दी, उस पर पैर रखा और आसमान में उड़ गया। वफादारी उसकी रगों में गहराई तक समाई हुई थी, और अगर उसके दोस्त खतरे में होते तो डार्क लॉर्ड भी उसे डरा नहीं सकता था। अध्याय 1313 किंजीव, भविष्यवाणी के वास्तुकार। आसमान में माइकल मंडराता रहा जब हैरी के दोस्त आखिरकार उसके पास पहुंचे। माइकल की प्रभावशाली काली आभा और उसकी शक्ति ने किशोरों को बौना बना दिया। कुछ क्षणों के लिए हैरी ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह बिना पलक झपकाए बस अपने पिता डार्क लॉर्ड को देखता रहा। अपने बेटे को देखकर माइकल को अपने ऊपर थोड़ी शांति महसूस हुई, लेकिन हैरी के मासूम चेहरे, उसकी आंखों में डर और दृढ़ संकल्प के साथ माइकल को अंदर से आहें भरने पर मजबूर कर दिया। वह हमेशा चाहता था कि हैरी दुनिया की वास्तविकता को जाने, लेकिन खुद वह भी इस वास्तविकता के लिए तैयार नहीं था। हैरी की तो बात ही छोड़िए। हैरी! माइकल ने शांति से अपना नाम बोला। जब हैरी ने अपने पिता को उसे नाम से पुकारते और बिना किसी परिचय के उसे पहचानते हुए सुना, तो वह हैरान और हैरान दोनों था। उसे नहीं पता था कि माइकल हर दिन उसे देख रहा था, जब तक कि लैला उसे मेज़ेरोथ ले गई और उससे सभी संबंध तोड़ दिए। क्या तुम मुझे जानते हो? हैरी ने आखिरकार कुछ कहा, लेकिन माइकल को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखा। हैरी को ये समझाने के बजाय कि वह अपनी माँ के गले में स्पाइडर पेंडेंट के माध्यम से उसे कैसे देख रहा था, माइकल ने शांति से लैला के बारे में पूछा। तुम्हारी माँ कैसी है? हैरी के दोस्त डार्क लॉर्ड के व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तन देखकर दंग रह गए। माइकल को बिना सोचे समझे बड़ों को मारते हुए देखने के बाद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह लैला के बारे में इतनी दयालुता से पूछताछ करेगा। वह ठीक है, माइकल के सवाल से चौंक कर हैरी ने अचानक कहा। तुम अब उसके साथ क्यों नहीं हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, हैरी। ये तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अभी के लिए, माइकल ने शांति से कहा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हैरी ने माइकल के सवाल को अनदेखा करते हुए पूछा। माइकल के जवाब देने से पहले उसने देखा कि स्काईहॉल के स्वर्गदूत हैरी को भेड़ियों की तरह देख रहे थे। बिना समय बर्बाद किए माइकल ने स्वर्गदूतों को नीचे गिराने के लिए सुदृढ़ीकरण बुलाया और हैरी से बात की। वह जवाबों और खुली बातचीत के महत्व को जानता था। अगर डायना के साथ उसका ऐसा होता तो शायद वह उसे खो न देता। वह नहीं चाहता था कि हैरी के साथ भी ऐसा ही हो। चाहे हैरी को लगे कि वह गलत है या नहीं, माइकल चाहता था कि उसे पूरी कहानी पता चले। निथ्रोइल, दानव सेना को छोड़ दो, माइकल ने शांति से अपने ईयरपीस में कहा। निथ्रोइल की आवाज़ उसके सिर में गूंज उठी, जिसमें मनोरंजन की झलक थी। मैंने सोचा था कि तुम कभी नहीं पूछोगे। हैरी और उसके दोस्तों ने चिंतित नज़रों का आदान प्रदान किया। उन्हें लगा कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। उनकी आशंका तब और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि उनके ऊपर युद्धपोत चालू हो गया है। विशाल जहाज का साइड डोर खुलने लगा, आवाज़ हवा में गूंजने लगी। यह क्या बकवास है? ट्रेन ने बड़बड़ाया जबकि कल्पित बॉ ने, एरिक और लिरिया ने चिंता भरी नज़रों से देखा। यह अच्छा नहीं लग रहा है, एरिक ने कहा। उसका हाथ सहज रूप से उसकी तलवार की मूठ तक पहुंच गया। जैसे ही दरवाज़ा पूरी तरह से खुला, काले, डरावने आकृतियों का एक झुंड बाहर उड़ गया। उनके पंख फैल गए और वे आसमान में उड़ गए। दानव सेना का नज़ारा विस्मयकारी और भयानक दोनों था। बौने और कल्पित बौने ने लाल चमड़ी वाले प्राणियों से अत्यधिक शक्ति महसूस की, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी नहीं पहचाना। लाल चमड़ी और 4 भुजाओं वाले ये प्राणी कभी भी उन जातियों से मिलते जुलते नहीं थे जिन्हें वे जानते थे। हालांकि राक्षसों की मात्रा ही उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। मुझे लगता है कि मैं जानती हूं कि वे क्या हैं, क्लारा ने सांस रोककर कहा। राक्षस, क्लारा ने फुसफुसाते हुए कहा और उसकी आंखें पहचानते हुए चौड़ी हो गईं। मैंने उनके बारे में प्राचीन जातियों नामक एक पुस्तक में पढ़ा है। ये राक्षस हैं। राक्षस एक समन्वित गठन में उड़े। उनकी खतरनाक उपस्थिति ने स्काईहॉल स्वर्गदूतों की प्रगति को रोक दिया। स्वर्गदूत, जो हैरी पर हमला करने के लिए तैयार थे, अब हिचकिचा रहे थे। स्पष्ट रूप से शक्तिशाली और भयावह राक्षस सेना से भयभीत थे। ओह बकवास, ट्रेन ने शाप दिया। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। ये और भी बदतर हो गया है। माइकल ने स्वर्गदूतों को जमते हुए देखा। उनका डर स्पष्ट था। अपनी लाल त्वचा और दुर्जय पंखों के साथ राक्षस अपने स्वामी की रक्षा करने और स्वर्गदूतों से भिड़ने के लिए तैयार होकर चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। हैरी और उसके दोस्त वहां खड़े थे, स्तब्ध और अनिश्चित कि क्या करना है। राक्षस सेना की विशुद्ध शक्ति और उपस्थिति भारी थी।
उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए माइकल ने खुद को एक छोटी, गंभीर मुस्कान की अनुमति दी। वह जानता था कि राक्षसों की उपस्थिति शक्ति संतुलन को बदल देगी। अब स्काईहॉल स्वर्गदूतों के हस्तक्षेप के बिना हैरी के साथ बातचीत करने का समय आ गया था। इस बीच राक्षसों ने बिना समय बर्बाद किए और वे पूरी तरह से हत्या के इरादे से स्वर्गदूतों पर टूट पड़े। हालांकि स्वर्गदूत शुरू में डर से जम गए थे, लेकिन जल्दी ही ठीक हो गए और अपने मंत्रों का जाप करने लगे। आग के गोले, बिजली के बोल्ट और बर्फीले टुकड़े हवा में उड़कर राक्षसों पर निशाना साध रहे थे। मंत्रों ने अपने निशाने पर काम किया और राक्षसों को तात्विक क्रोध में डुबो दिया। हालांकि राक्षस हमलों के प्रति लगभग उदासीन लग रहे थे। उनके घाव, चाहे कितने भी गंभीर क्यों न हो, तेजी से भर गए और लगभग तुरंत ठीक हो गए। इस पुनर्योजी क्षमता ने उन्हें लगभग अजेय बना दिया। खून जमा देने वाली दहाड़ के साथ राक्षसों ने दूरी कम कर दी। उनकी 4 शक्तिशाली भुजाओं ने स्वर्गदूतों को बीच उड़ान में पकड़ लिया और हड्डियों को आसानी से कुचल दिया। एक राक्षस, जिसके माथे से एक सींग निकला हुआ था, ने एक स्वर्गदूत को इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया कि प्रभाव ने हवा में एक शॉकवेव भेज दी। स्वर्गदूत का कवच कागज की तरह उखड़ गया और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। एक अन्य राक्षस, जिसके 2 घुमावदार सींग और चमगादड़ जैसे पंख थे, ने अपने पंजों का इस्तेमाल करके एक देवदूत की अंतड़ियां फाड़ दी, जिससे भयानक प्रदर्शन हुआ। देवदूत की चीखें तभी रुक गईं जब दानव ने अपने धारदार दांतों से उसका गला फाड़ दिया, जबकि एक दानव ने एक देवदूत के पंख नोच डाले। देवदूत की पीड़ा भरी चीखें संक्षिप्त थीं क्योंकि दानव ने उसकी गर्दन तोड़ दी, बेजान शरीर को चीरफाड़ की तरह एक तरफ फेंक दिया। देवदूतों ने जवाबी हमला करने की कोशिश की और अधिक मंत्र पढ़े और हताशा के साथ अपने हथियार चलाए। लेकिन दानव अथक दक्षता के साथ आगे बढ़े, कम से कम प्रभाव के साथ वार को टालते और झेलते रहे। उन्होंने देवदूतों की पंक्तियों को चीर दिया, जिससे उनके पीछे खून और टूटे हुए शरीर के निशान रह गए। हैरी और उसके दोस्त युद्ध के दौरान डर और विस्मय में देखते रहे। क्लारा, जो आमतौर पर शांत और विश्लेषणात्मक रहती थी, अवाक थी। एरिक और लिरिया अपने प्रशिक्षण के बावजूद उनके सामने क्रूरता को मुश्किल से समझ पाए। NOWELL-BE-IN.C ओम। भाड़ में जाओ, स्वर्गदूत हमारी पहुंच से बाहर हैं, ट्रेन ने भय और राक्षसों की शक्ति के प्रति अनिच्छापूर्ण सम्मान के मिश्रण के साथ कहा। जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा था, माइकल ने शांति से अपनी नज़र राक्षसों से हटाकर हैरी और उसके दोस्तों पर लगा दी। क्यों न हम वहां जाकर बात करें, हैरी? अब समय आ गया है कि आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी आपको ज़रूरत है, माइकल ने कहा और नित्रोएल के जहाज़ के ऊपर की ओर इशारा किया। उनके जवाब का इंतजार किए बिना माइकल जहाज़ की ओर उड़ गया, जबकि हैरी बिना पलक झपकाए अपने पिता के पीछे उड़ गया और उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले गए। हैरी को अपने पिता की मौजूदगी में चारों ओर हो रही क्रूरता और कत्लेआम फीके लगने लगे। पहले तो हैरी को लगा कि वह अपने पिता पर गुस्सा करेगा, फिर उसने सोचा कि उसे प्यार महसूस होगा और फिर उसे तीनों बुजुर्गों को मारते हुए देखने के बाद हैरी को लगा कि उसे डार्क लॉर्ड को न्याय के कटघरे में लाने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन उस पल अपने पिता के शांत चेहरे को देखकर हैरी का दिमाग खाली हो गया। काश हम अलग परिस्थितियों में मिलते, हैरी। एवर्टी, तुम और मैं बहुत करीब हैं और स्काईहॉल हमेशा हमारे मामलों में दखल देता है, माइकल ने कहा और उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। क्या मैं तुम्हें पिता कह सकता हूँ? आखिरकार उसकी भावनाओं को पूरी तरह से समझे बिना भी हैरी के मुंह से यह सवाल निकल गया। हैरी की बात सुनकर उसके दोस्तों को उसके लिए सहानुभूति की लहर महसूस हुई। माइकल भी हैरान था, लेकिन हैरी को देखकर उसने खुद को कई साल पहले देखा, एक अनाथ जो पारिवारिक बंधनों को तरसता था। हैरी के साथ पिता पुत्र का रिश्ता बनाने से बचने की माइकल की इच्छा के बावजूद उस पल वह हैरी के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। तुम कर सकते हो, माइकल ने शांति से उत्तर दिया। अपने पिता से बात करने से पहले हैरी को अपने विचारों को इकट्ठा करने में कुछ पल लगे। आखिरकार हैरी के पास बहुत सारे सवाल और बातें थीं जो वह पूछना चाहता था। वह बचपन से ही इस पल के बारे में सपने देख रहा था, लेकिन अब जब यह आ गया है तो शब्द नहीं आए। तुम मुझे क्यों छोड़ गए, पिताजी? हैरी ने पूछा। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, हैरी, लेकिन मैं हमेशा से डार्क लॉर्ड या डार्कनेस का देवता नहीं था, जैसा कि आप अब देखते हैं। मैं एक समय में कमज़ोर था, इतना कमज़ोर कि इतने सारे गुटों और लोगों द्वारा मुझे तंग किया जा सकता था। अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो वे मेरे पास आने के लिए तुम्हें चोट पहुंचाते और मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की रक्षा नहीं कर पाता। माइकल की आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उसके पिछले संघर्षों के बोझ से भरी हुई थी। हैरी ने अपने पिता की आंखों में देखा, सच्चाई की तलाश में। उसने वहां दर्द और पछतावा देखा जो उसके त्याग और लालसा की भावनाओं के साथ प्रतिध्वनित हुआ। मानो या न मानो, हैरी, मैं अभी भी यहाँ सबसे मजबूत नहीं हूँ। देवताओं के क्षेत्र में ऐसे देवता हैं जो नश्वर क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तुम ही हो जिसने सभी पर अंधकार लाया है, क्लारा ने बीच में कहा। उसकी हिम्मत ने खुद को भी आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि वह डार्क लॉर्ड से बात कर रही थी।
ये खेदजनक था लेकिन आवश्यक था। लेकिन तुम बच्चे नहीं जानते कि स्काईहॉल ने क्या किया है और क्या करने में सक्षम है। लेकिन तुम सभी होशियार लगते हो, इसलिए मैं खुद को एक अच्छे आदमी की तरह दिखाकर तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक बुरा आदमी हूं, लेकिन इससे स्काईहॉल अच्छा नहीं हो जाता। वे बुरे हैं, माइकल ने शांति से समझाया। जब वे बात कर रहे थे, वुल्फ्रिक और लेन दफ्तर में थे, राक्षसों को देख रहे थे। लेकिन वुल्फ्रिक की आंखें राक्षसों और उसके पीछे लगे दर्पण के बीच घूम रही थीं। वह सिर्फ एक दर्पण नहीं था, यह उससे मिलने का प्रवेश द्वार था जिसने ये सब शुरू किया था। किंग जियू। अध्याय 1314 प्राइम गॉड लेवल। महल के अंदर लेन खिड़की के पास खड़ा था, उसकी आंखें बाहर की अराजकता पर टिकी हुई थीं। पत्थर की दीवारों से युद्ध की आवाज़ें गूंज रही थीं, चीखें और धातु की टक्कर से। क्या हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? लेन ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता और हताशा का मिश्रण था। कोई भी क्रूर बल का उपयोग करके डार्क लॉर्ड को नहीं रोक सकता। उसके दिल तक पहुंचना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। केवल हैरी ही ऐसा कर सकता है। उसके बगल में खड़े वुल्फ्रिक ने धीरे से अपना सिर हिलाया। लेन ने वुल्फ्रिक के शब्दों के वजन को समझते हुए आह भरी। हेडमास्टर की आंखों में गहरी उदासी थी, न केवल विनाश के लिए बल्कि एक छात्र की खोई हुई क्षमता के लिए, जिसमें उन्होंने कभी बहुत सारी संभावनाएं देखी थीं। वुल्फ्रिक उन कुछ लोगों में से एक था जिन्होंने अपने बनने के लिए पूरी तरह से डार्क लॉर्ड को दोषी नहीं ठहराया। इसके बजाय उसने स्काईहॉल को माइकल के खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए दोषी ठहराया, जब वह सिर्फ कुछ मिनट का था, जिसने उसे अंधकार और प्रतिशोध के रास्ते पर डाल दिया। महल के बाहर राक्षसों ने स्वर्गदूतों को चीर दिया, जिन्होंने बर्फ और आग के मंत्रों से उनका मुकाबला किया। हवा खून और जादू की गंध से भरी हुई थी क्योंकि नित्रोइल के युद्धपोत से तोप की आग ने अराजकता को और बढ़ा दिया, जिससे विस्फोट हुए जिसने मेजरों तक आदमी की नींव को हिला दिया। इस उथल पुथल के बीच वुल्फ्रिक ने महल की रक्षा ढाल में एक दरार महसूस की। उसने मुड़कर देखा कि ढाल के माध्यम से एक छोटा सा छेद खोला जा रहा है। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने एलिडर और उसकी टीम को अंतराल से फिसलते हुए देखा। उनकी हरकतें सटीक और समन्वित थीं। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वुल्फ्रिक ने गहरी सांस ली, स्थिति के भार को अपने ऊपर दबाते हुए महसूस किया। लेन, दूसरों को ले जाओ और उन्हें दूर भगाओ, वुल्फ्रिक ने आदेश दिया। उसकी आवाज़ स्थिर थी। बिना समय गंवाए लेन ने अन्य प्रोफेसरों के साथ कमरे से बाहर निकलने से पहले सिर हिलाया। जब वे कमरे से बाहर निकले तो उनके वस्त्र लहरा रहे थे। वे घुसपैठियों के खिलाफ अकादमी की रक्षा करने के लिए तैयार थे। जब वे चले गए तो वुल्फ्रिक अपने सफ़ेद ड्रैगन अजुरा का सामना करने के लिए मुड़ा, जो कोने में कुंडलित पड़ा था। उसकी तराजू मंद रोशनी में चमक रही थी और उसकी बुद्धिमान आंखें उसकी आंखों पर टिकी हुई थीं। तुम्हारी आवाज़ में वह दृढ़ विश्वास नहीं है, वुल्फ्रिक, अजुरा ने धीरे से कहा। अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है, अजुरा। हर कोई जो भी सोचता है, उसके बावजूद डार्क लॉर्ड अच्छा है और स्काईहॉल बुरा है। वुल्फ्रिक ने आह भरी, उसके होठों पर एक थकी हुई मुस्कान खेल रही थी। तुम सच में ऐसा मानते हो, है ना? अजुरा ने अपना सिर झुकाया। मैं मानता हूँ, वुल्फ्रिक ने उत्तर दिया। जब स्काईहॉल ने उसे दोषी ठहराया तब वह सिर्फ एक बच्चा था, एक मासूम। वे अपने पतन के निर्माता हैं। ये केवल समय की बात है कि सच्चाई सबके सामने आ जाए। उसने खिड़की से बाहर देखा। युद्ध जारी था। आकाश काले बादलों से भरा हुआ था और अराजकता के बावजूद वुल्फ्रिक को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसे विश्वास था कि सबसे अंधेरे दिलों में भी मुक्ति की संभावना है। चलो आशा करते हैं कि यह विश्वास पर्याप्त है, अजुरा ने बड़बड़ाया। ये होना ही चाहिए, अजुरा, ये होना ही चाहिए। लेकिन फिर कार्यालय के कमरे में दर्पण काम उठा, जिसने वुल्फ्रिक का ध्यान आकर्षित किया। वह पलटा, उसकी अभिव्यक्ति शांत से स्वीकारोक्ति में बदल गई। उसने आह भरी और दर्पण की ओर चला गया, ये जानते हुए कि दूसरी तरफ उसका इंतजार कौन कर रहा है। परावर्तक सतह पर एक महिला दिखाई दी। वह गोरी चमड़ी वाली थी और उसके काले बाल बड़े करीने से बन में बंधे थे। उसने एक पारंपरिक किमोनो पहना था, जिसके जटिल पैटर्न कार्यालय की मंद रोशनी में चमक रहे थे। यह महिला कोई और नहीं बल्कि खुद किंग जियू थी। वह वही थी जिसने ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसने बहुत से लोगों के जीवन को आकार दिया था। उसे अब तक की सबसे महान रनमास्टर के रूप में जाना जाता है। उसके पास जादू और समय का बेजोड़ ज्ञान था। वह समय के माध्यम से आगे पीछे यात्रा करती थी, अंधेरे में डूबे भविष्य की झलक देखती थी। ये वह दृष्टि थी जिसने उसे डार्क लॉर्ड को रोकने और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में स्काईहॉल की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया था। किंग जियू, वुल्फ्रिक ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया। लेकिन किंग जियू ऐसा लग रहा था जैसे वह फटने वाली थी। अपने सूक्ष्म रूप के माध्यम से भी वह महल के चारों ओर विनाश और मृत्यु को महसूस कर सकती थी। ये स्थान, मेजेरोथ, उसके लिए एक अकादमी नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिसे बनाने के दौरान उसने और उसके दोस्त ने अपना दिल और दिमाग लगाया था। महल की हर एक ईंट में उनका जुनून और कड़ी मेहनत उकेरी गई थी।
हालांकि उस पल डार्क लॉर्ड और उसके द्वारा उत्पन्न खतरे की तुलना में बाकी सब कुछ फीका पड़ गया। वहां क्या हो रहा है वुल्फ्रिक? किंजियू गुस्से में और दुखी दोनों दिख रही थी जब उसने पूछा। वुल्फ्रिक ने शांति से उसकी नज़रों का सामना किया और उसकी आंखों से उसके प्रति सम्मान झलक रहा था, लेकिन वह वर्तमान घटनाओं में उसकी भूमिका को इंगित करने से नहीं कतराता था। किंजियू, डार्क लॉर्ड बदला लेने के लिए वापस आ गया है और स्काईहॉल को अपना हिसाब चुकाना है। आपकी भविष्यवाणी और स्काईहॉल के निर्माण ने ये सब गति प्रदान की। यही मैंने पहले से ही देखा था वुल्फ्रिक, वह अंधकार जो अब हमारी दुनिया को घेर रहा है। यहाँ तक कि देवताओं का क्षेत्र भी नूह की मृत्यु से पैदा हुए खालीपन को महसूस कर रहा है। किंजियू की आंखों में मिश्रित भावनाएं उभर आईं। मैंने ये भविष्य देखा, अंधकार से भरी दुनिया, और यह ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने भविष्यवाणी की थी। नूह की मृत्यु ने संतुलन को बदल दिया है, जो नश्वर क्षेत्र और देवताओं के क्षेत्र दोनों को प्रभावित कर रहा है। अंधकार फैल रहा है और यह केवल समय की बात है कि यह सब कुछ निगल जाएगा। उसकी आवाज़ उसके सपनों के भार से कांप उठी। और फिर भी इसे रोकने के आपके सभी प्रयासों के बावजूद हम यहाँ हैं, इस अंधकार का सामना कर रहे हैं। डार्क लॉर्ड सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, वह स्काईहॉल द्वारा की गई कार्रवाइयों का परिणाम है। इसी परिणाम को रोकने के लिए की गई कार्रवाइयों का हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। किंजियू, भविष्यवाणी और हिंसा का यह अंतहीन चक्र अवश्य ही समाप्त होना चाहिए। वुल्फ्रिक ने आह भरी। वुल्फ्रिक के शब्दों को सुनकर किंजियू की आंखें शुद्ध क्रोध से लाल हो गईं। तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो वुल्फ्रिक? तुम्हें संतुलन की रक्षा करनी थी, डार्क लॉर्ड को फिर से उभरने से रोकना था। लेकिन वुल्फ्रिक ने तुरंत जवाब नहीं दिया और न ही उसने अपना धैर्य खोया। वह जानता था कि रास्ते में कहीं न कहीं किंजियू के डर और नश्वर क्षेत्र की रक्षा करने के उसके इरादों ने उसे अपना रास्ता भटकने पर मजबूर कर दिया था। उसने किसी भी कीमत पर डार्क लॉर्ड को रोकने को प्राथमिकता दी थी, बजाय इसके कि वह कोई दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करे। एक बच्चे को उसकी मां से छीन लेना, उसे जीने का मौका मिलने से पहले ही कैद कर लेना, ये ऐसे पाप थे जो किसी को भी नहीं करने चाहिए। किंजियू, वुल्फ्रिक ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। हम एक ही गलती नहीं कर सकते। हम भविष्यवाणियों और डर के पीछे छिपकर अपने कार्यों को सही नहीं ठहरा सकते। फिर भी किंजियू को इस बात की परवाह नहीं थी कि वुल्फ्रिक क्या सोचता है। उसकी आंखें क्रोध और दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। आपको डार्क लॉर्ड को स्काईहॉल तक पहुंचने से रोकना होगा। अगर वह इसे नष्ट कर देता है और हमारे द्वारा एकत्र किए गए डार्कनेस के बीज वापस ले लेता है, तो वह देवत्व के अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? वुल्फ्रिक की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। वह स्थिति की गंभीरता को समझता था, लेकिन ये भी पहचानता था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जो दोषपूर्ण रास्ता अपनाया था, हम उसे उस शक्ति तक पहुँचने नहीं दे सकते। आखिरी चीज़ जो दायरे को चाहिए वह है अधिक शक्तिशाली डार्क लॉर्ड। हमें अभी कार्रवाई करनी होगी। किंजियू का गुस्सा कम नहीं हुआ। हालांकि वुल्फ्रिक जानता था कि दोष सिर्फ डार्क लॉर्ड के कंधों पर नहीं डाला जा सकता, लेकिन वह समझता था कि अगर डार्क लॉर्ड देवत्व के अगले स्तर पर पहुंच गया, प्राइम गॉड स्तर, तो वह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। प्राइम गॉड स्तर सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, यह एक ऐसा चरण था जहां देवताओं ने वास्तव में अपनी क्षमता को समझना शुरू किया। अगर डार्क लॉर्ड प्राइम गॉड स्तर पर पहुंच जाता है और पूजा ऊर्जा की खेती करना शुरू कर देता है, तो वह अपने हाथ की एक लहर से देवताओं के क्षेत्र में सूर्य को भी काला कर सकता है, और यह उसकी नई शक्तियों की शुरुआत होगी। किंजियू ने डर से कांपती आवाज में समझाया। पैथियन पहले की तरह एकजुट नहीं है वुल्फ्रिक। एंडोहर की वापसी ने उन्हें तोड़ दिया है। देवता आपस में लड़ रहे हैं, डार्क लॉर्ड की परवाह करने के लिए बहुत विचलित हैं। डेगन जैसे शार्क छाया में दुबके हुए हैं, जब समय सही होगा तो हमला करने के लिए तैयार हैं। यह अब सिर्फ नश्वर क्षेत्र के बारे में नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के बारे में है। मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। वुल्फ्रिक ने धीरे से सिर हिलाया, ये समझते हुए कि अगर डार्क लॉर्ड सफल हुआ तो इसके भयानक परिणाम होंगे। लेकिन हमें ऐसा तरीका खोजने की ज़रूरत है जिससे वही गलतियां न दोहराई जाएं। हमें ऐसा तरीका खोजने की ज़रूरत है जिससे प्रतिशोध और विनाश का ये चक्र न चले। बस उसे उसके अंधेरे के बीज प्राप्त करने से रोको। उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें उससे छिपाने की कोशिश करो। मैं देवताओं के इस भगवान भुलाए हुए क्षेत्र में फंसकर कुछ नहीं कर सकता वुल्फ्रिक। तुम्हें वहां मेरी आंखें और हाथ बनने की ज़रूरत है। किंजियू की आवाज़ नर्म हो गई, जिससे उसके दिल में हताशा प्रकट हुई। लेकिन जैसे ही वुल्फ्रिक जवाब देने वाला था, उसने किंजियू के शरीर को जमते हुए देखा, जैसे कि उसे कोई खतरनाक खतरा महसूस हुआ हो। वुल्फ्रिक, मुझे अब जाना होगा। यह आग्रह है, वह यहाँ है। चाहे कुछ भी हो जाए, डार्क लॉर्ड को सफल मत होने देना। उन अंतिम शब्दों के साथ दर्पण में उसका रूप गायब हो गया, केवल कांच में लहरें छोड़ गया। अध्याय 1315 ड्रैगन सेना।
जब उनके चारों ओर युद्ध छिड़ा हुआ था, माइकल ने हैरी को वह सब कुछ बताया जिसने उसे इस क्षण तक पहुंचाया था। कैसे डायना, उसकी मां, उसे छोड़ने के लिए मजबूर हुई। स्काईहॉल ने उसे पृथ्वी पर कैद कर लिया, जिससे वह एक देवता के रूप में अपनी असली पहचान से अनजान रह गया। जितना अधिक हैरी सुनता था, उतना ही उसे एहसास होता था कि उसके पिता ने डार्क लॉर्ड बनने का चुनाव नहीं किया था, दुनिया ने उसके लिए ये चुनाव किया था और उसने बस जीवित रहने के लिए इसे स्वीकार कर लिया था। गहरे में हैरी चाहता था कि माइकल सब कुछ पीछे छोड़ दे और उसके और उसकी मां के साथ एक परिवार के रूप में रहे, भले ही वह जानता था कि यह सपना कितना असंभव था। जैसे ही हैरी अपने पिता से इस जीवन से दूर जाने की संभावनाओं के बारे में पूछने वाला था, उसने एक स्काईहॉल देवदूत को देखा जो हताशा और मूर्खता से प्रेरित होकर डार्क लॉर्ड पर झपट पड़ा। हैरी को चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। इससे पहले कि डार्क लॉर्ड, उसके पिता ने बस अपनी उंगली उठाई और एक बिजली का बोल्ट मारा, जिससे अर्धअमर स्टेज देवदूत की मौत हो गई, जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। डार्क लॉर्ड की शक्ति उस बिंदु तक बढ़ गई थी जहां उसे अब अमर हत्या करने वाले हथियार की आवश्यकता नहीं थी। वह एक देवता था, अंधेरे का देवता, और उसकी शक्ति न केवल अर्धअमर बल्कि स्वर्गीय चरण के साधकों को भी मारने के लिए पर्याप्त थी। बकवास, ट्रेन ने बड़बड़ाया। मुझे आशा है कि आपको सभी आवश्यक उत्तर मिल गए हैं, हैरी, माइकल ने पूछा, युद्ध में वापस कूदने की तैयारी करते हुए। हैरी के चारों ओर हो रहे नरसंहार के बावजूद वह अपने पिता के प्रति कोई नाराजगी या गुस्सा महसूस नहीं कर सका। वह जानता था कि उसे न्याय की मांग करनी चाहिए, लेकिन स्काईहॉल के बारे में पूरी कहानी सुनने के बाद वह अपने पिता को दोष नहीं दे सकता था। इसका एक महत्वपूर्ण कारण लैला था। हालांकि पूरी दुनिया ने डार्क लॉर्ड को दुष्ट के रूप में चित्रित किया, हैरी को अपनी मां द्वारा ये कहते हुए याद आया कि उसके पिता एक बुरे हालात में एक अच्छे इंसान थे। यहाँ तक कि जब हैरी ने अपने पिता के डार्क लॉर्ड होने के बारे में उससे पूछा, तब भी लैला ने कभी भी उसे दोषी नहीं ठहराया या उसे बदनाम नहीं किया। इसके बजाय उसने हमेशा हैरी से कहा कि दुनिया काली और सफ़ेद नहीं है। NOWELL-BE-IN.C ओम। लेकिन हैरी के पास एक और सवाल था जिसने उसे कई रातों तक जगाए रखा था, जितना वह स्वीकार करना चाहता था। पिताजी, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो क्या आप मुझे और मां को स्वीकार करेंगे? हैरी ने पूछा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। जब माइकल ने हैरी का सवाल सुना तो उसका दिल पिघल गया। उसे अपने सामने खड़े छोटे लड़के के लिए दया और दुख की पीड़ा महसूस हुई। एक गहरी सांस लेते हुए माइकल हैरी की ओर चला गया। जैसे ही वह पास आया, हैरी के दोस्त अपने डर के बावजूद पीछे नहीं हटे, बल्कि उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया। माइकल ने हैरी के दोस्तों को देखकर मुस्कुराया, इस बात की सराहना करते हुए कि उसके विपरीत हैरी के पास ऐसे लोग थे जो उसके साथ खड़े थे। फिर वह एक घुटने पर बैठ गया और हैरी की आंखों में देखा। हैरी को आश्चर्य हुआ, उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे हैरी की आंखों में बह रहे आंसू उसके गालों पर टपकने लगे। मैं वादा करता हूँ, मैंने एक बार अपना परिवार खो दिया है, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी नहीं खोऊंगा। एक बार जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम सब एक परिवार बन जाएंगे। हमारा अपना सुखद अंत होगा, हैरी, माइकल ने शांति से अपने स्वर में दृढ़ता से कहा। जैसे ही उन्होंने डार्क लॉर्ड की आवाज़ में असामान्य कोमलता सुनी, हैरी के दोस्तों ने थोड़ा आराम किया। माइकल के शब्दों में कोई छल नहीं महसूस किया। क्या तुम वाकई हमारे लिए ऐसा करोगे? हैरी ने पूछा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। हाँ, माइकल ने उसे आश्वस्त किया। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, हैरी आगे बढ़ा और माइकल को कसकर गले लगा लिया। माइकल इस भाव से अचंभित होकर गर्मजोशी से गले लगा लिया। इतना नुकसान सहने के बाद ईव की मौत, अपने ही भाई की हत्या, अपनी मां को ले जाते हुए देखना और अपनी दुनिया को अंधेरे में डूबते हुए देखना, हैरी के गले लगने से उसके दिल में जमी कठोरता कुछ पिघल गई। जैसे ही माइकल ने हैरी को गले लगाया, उसके सिर में नित्रोएल की आवाज़ गूंजी, जो चिंता से भरी हुई थी। डार्क लॉर्ड, मेरे पास आओ। मैंने अकिलिन क्षेत्र में कुछ अंतरिक्ष विकृति महसूस की है। ऐसा लगता है कि एक पोर्टल खुल रहा है। नित्रोएल की आवाज़ में तात्कालिकता को समझते हुए माइकल ने धीरे से हैरी के आलिंगन से खुद को अलग किया और अपने दोस्तों की ओर देखा। उसका ख्याल रखना, उसने हैरी की ओर मुड़ने से पहले सरलता से कहा। तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। स्काईहॉल से मेरा काम पूरा हो जाने के बाद भी मेजलोथ अकादमी यहाँ रहेगी। इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, माइकल ने आकाश की ओर उड़ान भरी। उसकी काली आभा उसके पीछे पीछे चलती हुई सीधे नित्रोएल के जहाज की ओर उड़ गई। जब माइकल जहाज के अंदर पहुंचा तो उसने नित्रोएल को युद्ध कक्ष में खड़े पाया, जो दीवारों पर लगे कई रून उत्कीर्ण दर्पणों की ओर इशारा कर रहा था। दर्पणों में एक भयानक सुनहरी झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी। यह एक पोर्टल गेटवे है जो खुलने वाला है। हमें तैयार रहना चाहिए, नित्रोएल ने गंभीरता से समझाया। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए दर्पणों पर एक और सुनहरा बिंदु दिखाई दिया। एक और पोर्टल खुल रहा है, महामहिम। उसके बगल में एक योगिनी, जो चिंता से भरी आंखों से चिल्लाए। नित्रोएल ने गहरी भौहें से कुर्री और माइकल को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। और अधिक सुनहरे बिंदु तेजी से दिखाई देने लगे।
इससे पहले कि वे पूरी तरह से समझ पाते कि क्या हो रहा है, फिर एक और बिंदु दिखाई दिया, फिर एक और एक और। क्या बकवास है, माइकल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। कई ब्लिप्स को देखते हुए नित्रोएल ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उसे लगा कि लड़ाई एक तरफा थी और स्काईहॉल उन्हें आसानी से जीतने नहीं देगा। उसके शरीर का हर तंतु चीख उठा, जो आने वाले खतरे का संकेत था। यहाँ तक कि राक्षसों को भी खतरा महसूस हुआ और उन्होंने स्काईहॉल स्वर्गदूतों के साथ अपनी लड़ाई रोक दी। अगर वे इतने सारे पोर्टल खोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे सेनाएं ला रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक पोर्टल के जरिए नहीं, वे इन पोर्टलों के माध्यम से कुछ ला रहे होंगे और एक सेना बना रहे होंगे। माइकल की ओर मुड़ते हुए नित्रोएल ने कहा। कुछ क्षणों के लिए कोई भी नहीं बोला क्योंकि वे सभी दर्पण में ब्लिप्स को घूर रहे थे जबकि कुछ खिड़कियों से अंधेरे आकाश को देख रहे थे। फिर एक चिल्लाहट से सन्नाटा टूट गया। वहां देखो, एक योगिनी अचानक चिल्लाई, खिड़की से बाहर अंधेरे आकाश की ओर इशारा करते हुए। जब माइकल दर्पण की ओर मुड़ा तो उसने पोर्टलों में से एक विशाल पंख वाले जानवर को निकलते देखा। जैसे ही यह ध्यान में आया, उसने देखा कि यह एक ड्रैगन था। इसके तराजू पिघले हुए सोने की तरह चमक रहे थे और इसकी आंखें एक भयंकर रोशनी से जल रही थीं। गहरे लाल रंग से लेकर बर्फीले नीले रंग और विशाल से लेकर विशाल तक के आकार में भिन्न भिन्न अधिक से अधिक ड्रैगन प्रत्येक पोर्टल से उड़े, उनकी दहाड़ आसमान में गूंज रही थी। ड्रैगन, वे ड्रैगन ला रहे हैं, नित्रोएल ने कहा। ड्रैगन बहुत बड़े थे, यहाँ तक कि उन राक्षसों को भी बौना बना रहे थे जो अब तक टाइटन्स की तरह लग रहे थे। युद्ध का मैदान, एक विशाल लाल ड्रैगन जिसके तराजू गहरे उग्र रंग के थे जो आकाश की अंधेरी पृष्ठभूमि के विरुद्ध चमक रहे थे, ने अपने विशाल जबड़े खोले और एक राक्षस को एक तेज तरल गति से निगल लिया जिससे देखने वाले दंग रह गए। माइकल की भौहें गहरी हो गईं क्योंकि उसने ड्रैगन्स की शक्ति का प्रदर्शन देखा। उसने ड्रैगन्स की कहानियां सुनी थीं, एक शक्तिशाली जाति जिसके बारे में माना जाता था कि वह नश्वर क्षेत्र से गायब हो गई है, केवल कुछ ही एकांत में छिपे हुए हैं। फिर भी वे यहाँ थे, न केवल एक अकेला ड्रैगन बल्कि एक पूरी सेना। उनका समन्वय और सामरिक कौशल स्पष्ट था क्योंकि वे अंधेरे आकाश में उड़ रहे थे। वे भयानक सटीकता के साथ आगे बढ़े, आग की धाराओं को छोड़ दिया जिसने आसमान को रोशन कर दिया और उनकी हरकतों को इस तरह से सिंक्रोनाइज किया जैसे कि वे एक ही इकाई हों। ये पहली बार था जब माइकल ने ऐसी ताकत देखी थी और यह एहसास कि वे एक सुव्यवस्थित ड्रैगन सेना का सामना कर रहे थे उसकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। तो ड्रैगन विलुप्त नहीं हुए बल्कि स्काईहॉल की निगरानी में दूसरे विमान में रह रहे थे। दिलचस्प है, नित्रोएल की आवाज धीमी थी लेकिन रहस्योद्घाटन का संकेत था। राक्षसों के बहादुर और रणनीतिक प्रयासों के बावजूद वे पराजित हो गए। ड्रैगन की लपटों ने उनकी पुनर्योजी क्षमताओं को इतनी तेजी से जला दिया कि वे ठीक नहीं हो पाए और कुछ बड़े ड्रैगन ने उन्हें पूरा निगल लिया। अपनी वर्तमान रणनीति की निरर्थकता को समझते हुए और अपनी राक्षसी ताकतों के तेजी से खत्म होते हुए देखकर माइकल ने तुरंत उन्हें फिर से संगठित होने और आगे की रणनीति बनाने के लिए वापस बुलाया। जैसे ही वह खुद लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हुआ, माइकल ने अपनी गर्दन को मोड़ा, एक इशारा जो आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उसकी तत्परता का संकेत था। सामने आ रही अराजकता को देखते हुए नित्रोएल ने एक महत्वपूर्ण जानकारी जोड़ी। ये ड्रैगन नियंत्रित नहीं दिखते, अन्यथा मैं इसे महसूस कर सकता था। वे अपनी मर्जी से स्काईहॉल की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहें। फिर उसने अपना ध्यान उनकी ताकतों के समन्वय पर केंद्रित किया। मैं अपनी रणनीति को समायोजित करने के लिए एलिडर और उनकी टीम से संवाद करूंगा। जब माइकल जहाज से बाहर निकला तो ड्रैगन के हमले से बचने वाले राक्षसों ने उसके पीछे एक गठन बनाया, ये संकेत देते हुए कि केवल डार्क लॉर्ड ही ड्रैगन से मुकाबला कर सकता है। माइकल से निकलने वाली शक्ति को महसूस करते हुए ड्रैगन हमला किए बिना आकाश में मंडराते रहे। ये ड्रैगन न केवल अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली थे बल्कि राक्षसों की तुलना में शक्तिशाली थे, बल्कि प्राचीन और जीवित भी थे, संभवतः आकाशीय या अर्धाकाशीय अवस्था में। हालांकि माइकल को आश्चर्य हुआ, उसके ऊपर बादलों में एक विशाल छाया दिखाई दी। हालांकि आसानी से डरने वाला नहीं, माइकल को ठंड का एहसास हुआ जब उसने एक ड्रैगन के आकार को देखा जो लगभग मुगाशुकु के बराबर था या शायद उससे भी बड़ा। लेकिन जिस चीज ने उसे वास्तव में परेशान किया वह केवल आकार नहीं था बल्कि छाया से निकलने वाली शक्ति का प्रकार था। यह नश्वर क्षेत्र की साधक शक्ति नहीं थी, ये दिव्य ऊर्जा विकिरण के समान था जिसे उसने देवताओं के राज्य में शक्तिशाली प्राणियों से महसूस किया था। कमबख्त नरक, क्या आ रहा है? माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी निगाह ऊपर की ओर टिकी हुई थी, इस नए दुश्मन की प्रकृति का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 1316 अजुरित, ड्रैगन का राजा। विशाल ड्रैगन की आंखें लाल चमकती हुई आकाश के अंधेरे को चीरती हुई, प्रत्येक चमकता हुआ गोला एक ब्रिगेंटाइन जहाज जितना बड़ा था। यहाँ तक कि नित्रोएल के जहाज पर मौजूद कठोर योद्धाओं को भी इस तमाशे को देखते हुए एक गहरा बेचैन करने वाला डर महसूस हुआ। अरे यह क्या है? नित्रोएल के जहाज में मौजूद एक कल्पित बौने ने आसमान की ओर आंखें फाड़कर देखा। क्या ये आंखें हैं? ये बहुत बड़ी हैं।
दूसरे ने चिल्लाया, उसकी आवाज में भय स्पष्ट था क्योंकि वह बादलों के बीच से उभरती हुई विशाल आकृति को देख रहा था। जैसे जैसे विशाल छाया अधिक स्पष्ट होती गई, आकाश में मौजूद अन्य ड्रैगन हिलने लगे और आकाश में एक विशाल स्थान को साफ करने के लिए शान से फिसलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे श्रद्धा या शायद भय दिखा रहे हों, अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली किसी चीज के लिए रास्ता बना रहे हों। माइकल ने भौहें सिकोड़कर देखा जब विशाल ड्रैगन नीचे उतरा। उसका विशाल आकार और उससे निकलने वाली शक्ति यह स्पष्ट कर रही थी कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था। दूर से भी उससे निकलने वाली ऊर्जा जबरदस्त थी, लेकिन माइकल को सिस्टम नोटिफिकेशन मिलने पर ठंड का एहसास हुआ। चेतावनी, सिस्टम ने एक प्राचीन जानवर की आभा का पता लगाया है। सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि आने वाले ड्रैगन की पहचान एक प्राचीन जानवर के रूप में की गई है। माइकल की दृष्टि लाल नोटिफिकेशन की झड़ी से धुंधली हो गई। ये साधारण तथ्य कि विशाल ड्रैगन, जो अब धीरे धीरे बादलों के बीच से उतर रहा था, कोई साधारण ड्रैगन नहीं बल्कि एक प्राचीन जानवर था, उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। हालांकि एकमात्र अच्छी बात यह थी कि किसी भी नोटिफिकेशन में माइकल को भागने की सलाह नहीं दी गई थी। ये दर्शाता है कि उसके पास अभी भी जीतने का मौका था। जैसे जैसे छाया गहरी और बड़ी होती गई, माइकल ने बेचैनी को दूर किया। उसके कवच से तलवार की म्यान की हल्की क्लिक की आवाज आ रही थी। फिर 2 काली तलवारें उभरी और माइकल ने उन्हें बाहर निकाला। अंत में जब ड्रैगन की ऊष्मा विकिरण के कारण बादल वाष्पित हो गए और तापमान कई डिग्री बढ़ गया, तो उन सभी ने ड्रैगन को अपनी आंखों से देखा, प्राचीन जानवर अपनी पूरी महिमा में। बादलों से निकलने वाला ड्रैगन एक विशालकाय जानवर था जिसकी उपस्थिति आकाश को नियंत्रित कर रही थी। इसके तराजू गहरे लाल भूरे रंग के साथ चमक रहे थे, प्रत्येक एक ढाल जितना बड़ा, बख्तरबंद और दांतेदार पहाड़ी चट्टान की तरह किनारे वाला। इसकी आंखें भयंकर लाल चमकती हुई, धुंधले आकाश को चीरती हुई, एक दुष्ट बुद्धि का विकिरण कर रही थीं। जैसे ही यह नीचे उतरा, ड्रैगन के विशाल और शक्तिशाली विशाल पंख इतनी ताकत से फड़फड़ाए कि हवा कांपने लगी। लपटें उसके मुंह के किनारों पर नाच रही थीं, जिससे एक भयावह चमक पैदा हो रही थी जो उसके उस्तरे नुकीले दांतों की पंक्तियों को उजागर कर रही थी, जिनमें से प्रत्येक तलवार जितना लंबा था। तारों की कसम, उस जानवर के आकार को देखो, नित्रोइल के जहाज के डेक से एक एल्फ ने कहा। ये तराजू ... ये लोहे की प्लेटों की तरह हैं। हम इस तरह की लड़ाई कैसे शुरू कर सकते हैं? एक और अपने हथियार को कसकर पकड़े हुए विस्मय और भय में बड़बड़ाया। जैसे ही ड्रैगन ने दहाड़ लगाए, एक ऐसी आवाज जो युद्ध के मैदान में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, यहां तक कि उनमें से सबसे बहादुर आत्माओं को भी डर का एहसास हुआ। इसकी पूंछ एक बैटरिंग ड्राम की तरह मोटी और शक्तिशाली, एक सहज अनुग्रह के साथ हवा में लहराती थी जो इसकी विनाशकारी क्षमता को जुटलाती थी। तो तुम वह आतंक हो जिसे उन्होंने छिपा रखा है। चलो देखते हैं कि तुम उतने ही मजबूत हो जितने दिखते हो, उसने अपनी सांस के नीचे कहा जबकि उसकी तलवारों पर पकड़ मजबूत हो गई। और जब जहाज में मौजूद एल्फों ने सोचा कि स्थिति इससे बदतर नहीं हो सकती, तो ड्रैगन ने अपना विशाल सिर थोड़ा ऊपर उठाया क्योंकि उसके गले में अशुभ चमक का निर्माण आसना आपदा का संकेत दे रहा था। आकाश को हिला देने वाली एक कर्कश गर्जना के साथ इसने आग की एक धारा छोड़ी जो पिघली हुई नदी की तरह आकाश को चीरती हुई चली गई। आग का ये हमला नित्रोइल के जहाज की ओर एक भयानक उग्रता के साथ तेजी से बढ़ा। जहाज के अंदर दहशत फैल गई क्योंकि नित्रोइल ने जहाज को छोड़ने का एक पल का फैसला किया क्योंकि वह बता सकती थी कि ड्रैगन से कोई बचाव नहीं था। तुरंत खाली करो, आपातकालीन पोर्टल का उपयोग करें, अभी। उसके चालक दल ने भागते हुए, उनके चेहरे डर से भरे हुए थे क्योंकि वे जहाज में मौजूद झिलमिलाते पोर्टल को सक्रिय करने के लिए दौड़े। जैसे ही ड्रैगन की लपटें जहाज तक पहुंची, उसके चारों ओर एक पारभासी ऊर्जा ढाल उभरी जो तीव्र गर्मी के नीचे थोड़ी देर के लिए चमक उठी। कुछ कीमती सेकंड के लिए इसने नरक को दूर रखा। यह इसकी ताकत का प्रमाण था जिसने पिछली लड़ाइयों में सेलेस्टियल और हाफ सेलेस्टियल साधकों के हमलों का सामना किया था। हालांकि ड्रैगन की आग बहुत शक्तिशाली साबित हुई और ढाल शानदार ढंग से टूट गई। इसके टुकड़े हथौड़े के प्रहार से कांच की तरह हवा में बिखर गए। जहाज को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। ये लगातार लपटों में घिर गया और आसमान से गिरने से पहले ही राख में बदल गया। ऐसे शक्तिशाली जहाज का कुछ ही क्षणों में बिखर जाना ड्रैगन की भयानक शक्ति को उजागर करता है। नीचे दर्शक केवल डर के मारे घूर सकते थे क्योंकि जहाज के अंतिम अवशेष गायब हो गए, पीछे धुएं का एक निशान और ड्रैगन की शक्ति की एक कठोर याद छोड़ गए। दूसरी ओर माइकल, जिसने लपटों से बचने के लिए छाया टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया था, राख के काले बादल से दूर फिर से प्रकट हुआ जहां नित्रोइल का दुर्जय जहाज अभी अभी मंडरा रहा था। ये कई स्काई हॉल स्वर्गदूतों और मेजरोंथ छात्रों को अवास्तविक लगा। एक पल में जहाज एक अदम्य जानवर की तरह आसमान में मंडरा रहा था और अगले ही पल ये ड्रैगन की सांस से राख के बादल में बदल गया। हे भगवान, ट्रेन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में विस्मय और भय का मिश्रण था। वे सभी भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि वे हैरी को युद्ध में अपने पिता का अनुसरण करने के बजाय महल में लौटने के लिए मनाने में सफल रहे।
यदि नहीं तो वे उन विनाशकारी लपटों में घिर सकते थे। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। कई लोगों की नज़र ड्रैगन पर टिकी हुई थी, जबकि अन्य डार्क लॉर्ड की तलाश में अंधेरे आकाश को स्कैन कर रहे थे। हैरी ने सबसे पहले अपने पिता की अस्पष्ट रूपरेखा देखी, जो सुलगती राख और ड्रैगन के उग्रपद से बहुत दूर मंडरा रहे थे। हालांकि ड्रैगन के सिर को घुमाते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसकी तीखी नज़र अंधेरे आकाश में माइकल से टकरा गई। लगता है कि मेरे हाथों में एक असली लड़ाई है, माइकल ने शैतानी से परवाही वाले अहंकार के साथ एक मुस्कान बिखेरी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक स्पंदित ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने एक शक्तिशाली शॉक वेव के साथ राख के बादल को साफ कर दिया, जिसने पास के स्काईहॉल स्वर्गदूतों को तितर बितर कर दिया अस्तव्यस्त। जैसे ही धूल जमी और दृश्यता वापस लौटी, माइकल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, न केवल साफ होते आसमान को देखकर बल्कि उस आकृति को देखकर जो अब दृश्य पर हावी थी। ये नित्रोइल थी, लेकिन जैसा उसने उसे आखिरी बार देखा था वैसा नहीं था। उसकी सुंदर नीली पोशाक और बहते हुए सुनहरे बाल गायब हो गए थे। उनकी जगह चमचमाते चांदी के कवच ने ले ली थी, जो उसके संपूर्ण शरीर को गले लगा रहे थे। एक हाथ में उसने एक लंबा चांदी का धनुष थामा हुआ था और तीरों से लदा एक तरकश उसकी पीठ पर बंधा हुआ था। उसके बाल पीछे की ओर खींचे गए थे और एक सीधी सादी पोनीटेल थी, और उसका व्यवहार शाही महारानी से बदलकर शिकार की क्रूर देवी में बदल गया था, जो वह वास्तव में थी। खैर, लगता है महारानी ड्रैगन से नाराज हैं, माइकल ने टिप्पणी की। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी, क्योंकि उसने नित्रोइल के उग्र व्यवहार को देखा था। उसे उसकी आंखों में गर्व की झलक याद आ गई जब उसने उसे अपने युद्धपोत का दौरा कराया था, और अब जब वह नष्ट हो गया था तो उसका क्रोध ड्रैगन की सांस की गर्मी की तरह ही स्पष्ट लग रहा था। माइकल को यह महसूस करके राहत मिली कि जहाज के आपातकालीन टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल ठीक समय पर सक्रिय हो गए। न केवल कल्पित बौने बल्कि उसके राक्षसों को भी दूर ले गए, उन्हें विनाशकारी नरक से बचा लिया। ड्रैगन, विशाल और प्रभावशाली, उन दोनों को अपनी ज्वलंत आंखों में एक मनोरंजक, लगभग अभिमानी नज़र से देख रहा था। जैसे ही नित्रोइल एक अनुभवी योद्धा की कृपा से उसके पास उड़कर आया, माइकल ने हल्की हंसी के साथ उसकी ओर रुख किया। तो हम इस बड़े हो चुके छिपकली से कैसे निपटेंगे? उसने अपनी आवाज़ में शुष्क हास्य के संकेत के साथ पूछा। और मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि कैसे शिकार की देवी, इसे शिकार करो। नित्रोइल की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने उनके सामने विशाल ड्रैगन का अध्ययन किया। शिकार की देवी के रूप में उसने अनगिनत जीवों और जानवरों का सामना किया और उनका शिकार किया, जिसमें कुछ प्राचीन जानवर भी शामिल थे। उसके पराक्रम और शिकार ने उसे शिकार की देवी बना दिया, लेकिन प्राचीन जानवर कुख्यात रूप से खतरनाक विरोधी थे, यहाँ तक कि उच्च स्तर के देवता भी अक्सर उनके साथ सीधे टकराव से बचते थे। अपने शानदार अतीत के बावजूद अब उसके पास वह सर्वोच्च शक्तियाँ और संसाधन नहीं थे जो उसके पास कभी देवताओं के क्षेत्र में हुआ करते थे। इन बाधाओं के तहत इस परिमाण के ड्रैगन को मारना एक असंभव कार्य था। फिर भी नित्रोइल की निगाहें डर से नहीं डगमगाईं, इसके बजाय यह उस चालाकी और दृढ़ संकल्प से चमक उठी जिसने कभी उसे सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक बनाया था। वह जानती थी कि ड्रैगन को सीधे मारना संभव नहीं हो सकता है, फिर भी उसके पास संभावित रूप से उनके पक्ष में ज्वार को मोड़ने के लिए पर्याप्त सामरिक कौशल और ज्ञान है। मेरे पास एक योजना है, नित्रोइल ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन जब नित्रोइल अपनी योजना साझा करने ही वाला था, तो ड्रैगन ने उनसे बात करके दोनों को अचंभित कर दिया। अंधेरे के देवता और शिकार की देवी, देखने के लिए क्या अनोखा नजारा है। ड्रैगन की आवाज़ इतनी गहरी और प्राचीन थी कि हवा में कंपन होने लगा। कुछ पलों के लिए माइकल और नित्रोइल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माइकल के दिमाग में गियर घूमने लगे। अगर वह ड्रैगन से बात कर सकता है तो वह इस बात को इतना लंबा खींच सकता है कि नित्रोइल और वह कोई योजना बना सके, और अगर वह अपने पत्ते सही से खेलता है तो वह ड्रैगन के कवच में कुछ दरारें भी दिखा सकता है, दोनों ही तरह से। तुम बात करना चाहते हो? चलो बात करते हैं, माइकल ने शांति से कहा। लेकिन यह उचित लगता है कि तुम हमें बताओ कि तुम कौन हो, या कम से कम अपना नाम बताओ। आखिरकार हम तुम्हें ड्रैगन कहकर नहीं बुला सकते, है ना? माइकल ने शांति से पूछा। तुम मुझे ड्रैगन के राजा अजुरित के नाम से बुला सकते हो, ड्रैगन ने गरजते हुए कहा, ड्रैगन की नश्वर दुनिया में वापसी का संकेत देते हुए। अध्याय 1317 डार्क लॉर्ड बनाम ड्रैगन आर्मी आई। जैसे ही ड्रैगन ने अपना नाम बोला, उसने नित्रोइल के दिमाग में एक याद को जगा दिया। उसने बहुत पहले नश्वर क्षेत्र की यात्रा के दौरान अजुरित नाम सुना था, इससे पहले कि पिछले डार्क लॉर्ड ने देवताओं के क्षेत्र और नश्वर दुनिया के बीच एक अवरोध खड़ा किया था। उस समय ड्रैगन कबीले और जानवरों के बीच अजुरित नाम का कानाफूसी की जाती थी। उसे अच्छी तरह याद था कि कैसे एड्रोस, जानवरों का राजा जिसने एक महान युद्ध में ड्रैगन के खिलाफ जानवरों का नेतृत्व किया था, ने अजुरित का शिकार करने में सहायता के लिए शिकार की देवी से प्रार्थना की थी। लेकिन एड्रोस के युद्ध हारने और ड्रैगन कबीले के विश्वासघाती महासागर से गायब हो जाने के बाद अजुरित नाम अब तक उसके कानों में नहीं आया था। अजुरित, नित्रोइल ने बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी।
परिचितता के भार और भूले हुए अतीत के संकेत से भरी हुई थी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर माइकल बता सकता था कि वह नाम से सिर्फ परिचित ही नहीं थी। हालांकि उसके लिए रहस्य में लिपटे अजुरित के इरादे और लक्ष्य उसकी पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। मुझे बताओ अजुरित, क्या तुम यहाँ स्काई हॉल की रक्षा करने आए हो? माइकल ने शांति से पूछा। ड्रैगन के भयानक आकार और शक्ति के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। एक देवता होने के नाते माइकल को लगा कि पीले रंग की आभा से घिरे अजुरित को हराना असंभव नहीं था। फिर भी वह जानता था कि लड़ाई सीधी नहीं होगी। कुछ ने उसे बताया कि ड्रैगन जितना शक्तिशाली था उतना ही चालाक भी था। ड्रैगन कबीला किसी की सेवा नहीं करता, अंधेरे के देवता। हम खुद की सेवा करते हैं। स्काई हॉल केवल हमारा सहयोगी है और हमें उनसे एक ऋण चुकाना है, अजुरित ने ठंडे अलगाव के साथ जवाब दिया। स्काई हॉल के प्रति कोई वफादारी नहीं दिखाई, जिससे माइकल को कुछ राहत मिली। तुम इस ऋण को चुकाने की योजना कैसे बना रहे हो? माइकल ने अपना संयम बनाए रखते हुए आगे पूछा। अजुरित रुक गया। उसकी चुप्पी कुछ तनावपूर्ण क्षणों तक खींच गई क्योंकि नित्रोएल ने आसमान को स्कैन किया, उनकी संभावनाओं की गणना की। अजुरित को हराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उनके संयुक्त प्रयासों से बाकी ड्रैगन को खत्म करना संभव लग सकता है। हमें आपको स्काई हॉल तक पहुंचने से रोकने का काम सौंपा गया है, डार्क लॉर्ड, अजुरित ने आखिरकार घोषणा की। उसकी आवाज अहंकार और ड्रैकोनिक गर्व से भरी हुई थी। मूर्ख मत बनो अजुरित। तुम अपनी ड्रैगन सेना को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाए बिना दो देवताओं को नहीं मार सकते, माइकल ने कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी क्योंकि उसने अपनी गर्दन को तोड़ दिया था। आसपास का काला आकाश और भी अधिक काला हो गया, जिससे माइकल से निकलने वाली विशुद्ध शक्ति बढ़ गई, जिसे ड्रैगन और अजुरित दोनों अपने आसपास तीव्र होते हुए महसूस कर सकते थे। अंधेरे के देवता की शक्ति को संतुलित करने के लिए कोई प्रकाश न होने के कारण अजुरित को एहसास हुआ कि माइकल की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। तुम्हारा आकार और शक्ति तुम्हें बचा सकती है, लेकिन तुम अपने ड्रैगन को नहीं बचा सकते, माइकल ने चेतावनी दी। अपने शब्दों को हवा में खतरनाक तरीके से रहने दिया। अपने गर्व के लिए खतरे से आहत अजुरित ने आवेगपूर्ण तरीके से जवाब दिया। राजा होने के नाते वह किसी देवता द्वारा भी धमकी दिए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले ही क्षण अजुरित ने अपने विशाल जबड़े खोले, लेकिन आग की लपटों की धारा के बजाय एक शक्तिशाली शॉकवेव फूट पड़ी। तुरंत नित्रोएल और माइकल पीछे की ओर फेंके गए। बल इतना अचानक था कि माइकल को अपना सिलेन मंत्र डालने का समय नहीं मिला। वे तूफान में पतंगों की तरह पीछे की ओर फेंके गए, लगभग 50 मीटर तक अनियंत्रित रूप से लुढ़कते रहे, फिर अपने आप को संभाल पाए। यह उसकी शक्ति का एक नमूना था, नित्रोएल ने अपने धनुष को और कसकर पकड़ते हुए कहा। मेरे ड्रैगन, उसे चीर दो और दिखाओ कि देवता भी हमारे क्रोध के आगे अजेय नहीं है, अजुरित ने अपनी ड्रैगन सेना को आदेश दिया। जब वह बोल रहा था, माइकल ने सभी ड्रैगन की आंखों में एक छोटी सी चमक देखी। अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग करते हुए उसने देखा कि अजुरित की शक्ति आसपास के हर ड्रैगन में वितरित हो रही थी। आश्चर्यजनक रूप से और अनोखी बात यह है कि हालांकि प्रत्येक ड्रैगन ने एक मोटी पीली आभा बिखेरी, लेकिन जब उन्हें मिलाया गया तो उनकी सामूहिक आभा लाल हो गई, जिससे संकेत मिला कि ड्रैगन एक एकीकृत इकाई के रूप में पराजित करना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। इस रहस्योद्घाटन ने अजुरित की ताकत के बारे में माइकल के संदेह की पुष्टि की। अजुरित एक राजा था और उसकी असली शक्ति न केवल उसकी ड्रैकोनिक क्षमताओं में थी, बल्कि अपने विषयों पर उसकी कमान और अपनी शक्ति को उनके बीच साझा करने में थी। इस मामले में ड्रैगन सावधान रहें, मैंने उसकी शक्तियों के बारे में सुना है। उसके अधीन ड्रैगन एक टेलीपैथिक कनेक्शन साझा करते हैं, जिससे वे एक शक्तिशाली इकाई के रूप में कार्य करते हैं और लड़ते हैं। जब उनका राजा उन्हें आदेश देता है तो ड्रैगन सेना में कोई भी कमजोर कड़ी नहीं होती है, नित्रोएल ने अपने धनुष पर एक तीर चढ़ाते हुए कहा। टेलीपैथिक लिंक हो, माइकल ने बड़बड़ाया। उसके होंठ एक मुस्कुराहट में बदल गए। सिस्टम, ड्रैगन को स्कैन करें और उनके लिंक को तोड़ने का एक तरीका खोजें। आइए इस बड़े हो चुके छिपकली को दिखाएं कि मेरे रास्ते से पीछे हट जाना उसके हित में क्यों है, माइकल ने अपने मन में सिस्टम को आदेश दिया। ड्रैगन की एकता को बाधित करने के लिए तैयार। कार्य को पूरा करने के लिए सिस्टम को 3 मिलियन बेडेस पॉइंट की आवश्यकता होती है। करो, माइकल ने जल्दी से कहा। दूसरी ओर अजुरित ने दोनों देवताओं को प्रतिक्रिया करने और रणनीति बनाने का समय नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने ड्रैगन सेना को हमला करने का आदेश दिया। ध्यान से देखो देवताओं, जैसे ही मेरे ड्रैगन अपना क्रोध प्रकट करते हैं। अजुरित की आवाज आसमान में गूंज उठी, जो ड्रैकोनिक गर्व और खतरनाक आवाज से गूंज रही थी। एक साथ ड्रैगन ने गहरी सांस ली। उनके चारों ओर की हवा एकत्रित शक्ति के साथ कंपन कर रही थी। आकाश और भी काला हो गया क्योंकि प्रत्येक ड्रैगन ने आग की लपटों की एक धार को बाहर निकाला। उनकी सांसें रंगों की एक मोज़ेक थी, क्रिम्सन, नीला और पन्ना, प्रत्येक ड्रैगन की अद्वितीय क्षमताओं को दर्शाता है। संयुक्त बल ने एक अग्नि तूफान का तमाशा बनाया, जो एक साथ मिलकर बना माइकल और नित्रोएल की ओर बढ़ती हुई एक बड़ी आग। आवरण करो, नित्रोएल चिल्लाए। उसकी आवाज आग की लपटों की गर्जना में लगभग डूब गई।
उसने हमले को बाधित करने की उम्मीद में आकाशीय ऊर्जा से भरा अपना तीर आग के बीच में छोड़ा। अरे, ये बहुत गर्म है, माइकल ने अपने कवच पर गर्मी महसूस करते हुए बड़बड़ाया। उसने नित्रोइल की ओर देखा, जो पहले से ही अपना धनुष खींच रही थी। उसकी आंखें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थीं। चलो उन्हें थोड़ा ठंडा करते हैं, है न? नित्रोइल ने सुझाव दिया और निकटतम ड्रैगन की ओर ठंडी ऊर्जा से भरा एक तीर छोड़ा। तीर गर्म हवा को चीरता हुआ एक ड्रैगन पर हमला करने से पहले अपने पीछे ठंड का निशान छोड़ गया। प्रभाव ने बर्फ का एक विस्फोट बनाया, जिसने क्षण भर के लिए प्राणी के सिर को एक ठंडी जेल में बंद कर दिया, जिससे उसकी आग बुझ गई। जैसे ही ड्रैगन फिर से इकट्ठा हुए, माइकल ने उनकी एकता को बाधित करने पर ध्यान केंद्रित किया। सिस्टम, उस लिंक को तोड़ने में कोई प्रगति हुई? उसने अपने मन में बुदबुदाया, हमलों की अगली लहर के लिए तैयार। सिस्टम को स्कैनिंग पूरी करने के लिए 5 मिनट और चाहिए, सिस्टम ने उसे सूचित किया, क्योंकि माइकल ने एक और ड्रैगन की सांस को चकमा दिया। ड्रैगन के हमले के तहत माइकल छाया टेलीपोर्टेशन के साथ हवा में उड़ गया। उसकी हर हरकत की झिलमिलाहट नीचे देखने वालों के लिए बस एक धुंधली सी थी। वह गायब हो गया और तेजी से फिर से प्रकट हुआ, ड्रैगन की सांस की निरंतर धाराओं से बचता हुआ, जिसने आकाश को विनाशकारी ऊर्जाओं के एक भयानक पैलेट से रंग दिया। इस बीच नित्रोइल ने प्रदर्शित किया कि उसे शिकार की देवी के रूप में क्यों सम्मानित किया जाता है। उसकी हरकतें घातक सटीकता का एक सुंदर प्रदर्शन थीं। उसने जो भी तीर चलाया और छोड़ा, उसमें विभिन्न तात्विक शक्तियां थीं। इसने ड्रैगन्स पर इतनी ताकत और सटीकता से हमला किया कि इसने उन्हें कुछ समय के लिए डगमगा दिया, जिससे उनका समन्वित हमला बाधित हो गया। अज़ुरित के टेलीपैथिक कमांड के तहत ड्रैगन्स ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्राचीन शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए जल्दी से खुद को ढाल लिया। उन्होंने सिर्फ तेज हवाएं ही नहीं चलाईं, बल्कि बिजली के बोल्ट, बर्फ के टुकड़े और हवा के झोंके उनके मुंह और पंखों से निकले, जिससे उनके चारों ओर तात्विक क्रोध का एक अराजक तूफान पैदा हो गया। उनके हमले सिर्फ कच्ची शक्ति नहीं थे, बल्कि रणनीतिक रूप से नित्रोइल के तीरों और माइकल की टेलीपोर्टेशन रणनीति का मुकाबला करने के लिए लक्षित थे। ऊपर से युद्ध को देखते हुए अज़ुरित ने अपने ड्रैगन को इतनी सटीकता से निर्देशित किया कि वह सदियों के आदेश और उनका नेतृत्व करने की बात करता था। उन्हें बांधो, मेरे ड्रैगन। उसकी आवाज़ युद्ध के मैदान में गूंज उठी। अंत में माइकल को इन बेवकूफ़ाना आतिशबाजी से तंग आकर ड्रैगन को दिखाने का फैसला किया कि वह क्या करने में सक्षम है। उसने तुरंत डेथर्स रेंज को सक्रिय कर दिया, जिसने पहले से ही अंधेरे परिवेश को लगभग पूरी तरह से काले रंग में बदल दिया। ड्रैगन की लपटों और उनके बिजली के बोल्टों से मंद प्रकाश को निगल लिया। घने अंधेरे में नित्रोइल ने भी अपनी दृष्टि खो दी और घने अंधकार के माध्यम से देखना असंभव पाया। इस शून्य के बीच माइकल ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे कि वह सर्वव्यापी हो, अशांत सहजता के साथ अंधेरे को पार कर रहा हो। अज़ुरित अपने आदेश के बीच में अचानक एक छोटे से काटने जैसा दर्द महसूस करता था, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण काटने जैसा। आतंक के झटके के साथ उसे एहसास हुआ कि उसके एक ड्रैगन को मार दिया गया था। उसकी आंखों के अंधेरे में आखिरकार समायोजित होने के कारण नित्रोइल ने स्पष्ट रूप से डार्क लॉर्ड के एक ड्रैगन के सिर को पूरी क्रूरता से काटते हुए भयानक दृश्य देखा। उसकी काली तलवारें, हालांकि ड्रैगन के तराजू के कारण आसानी से नहीं कट रही थीं, फिर भी ड्रैगन के सिर को काटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थीं, जिससे अंधेरे में एक भयानक दृश्य बन गया। डिंग, ड्रैगना को मारने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 10,000 अनुभव अंक और 40,000 बदमाश अंक हैं। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 50,000 बदमाश अंक हैं। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 50,000 बदमाश अंक हैं। सिरहीन ड्रैगन के चारों ओर घने अंधेरे से माइकल ने कटे हुए सिर को अज़ुरित पर फेंक दिया। एक विशाल ड्रैगन के सिर को लापरवाही से फेंकने के दृश्य ने नित्रोइल को प्रभावित किया। यदि वह गया के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होता, तो नित्रोइल निश्चित रूप से उसके दिल पर हमला करता, क्योंकि जब वह इतनी बदमाशी के साथ ऐसे करतब दिखा रहा था, तो उसके प्रति आकर्षण को रोकना बहुत मुश्किल था। नित्रोइल की नज़र को अपने ऊपर न देख पाने के कारण माइकल ने अपनी नज़रें अज़ुरित पर टिका दीं। तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, ड्रैगन। यह एक गलती है जिसकी कीमत तुम्हें बहुत चुकानी पड़ेगी। जितना ज्यादा तुम मेरे रास्ते में खड़े रहोगे, माइकल ने ठंडे स्वर में कहा। मेरी सेना में एक ड्रैगन को मारने से कुछ नहीं बदलता, अंधेरे के देवता। सिस्टम 2 मिनट में टेलीपैथिक लिंक को स्कैन करना समाप्त कर देगा, सिस्टम ने माइकल को सूचित किया, जबकि वह मुस्कुरा रहा था। मैं तुम्हें अपने शब्द वापस लेने पर मजबूर करने जा रहा हूं, अज़ुरित, माइकल ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, जिससे नित्रोइल को पता चला कि अंधेरे के देवता के पास ज्वार को मोड़ने की योजना हो सकती है। 1318 डार्क लॉर्ड बनाम ड्रैगन आर्मी 2। सिस्टम से 2 मिनट की उल्टी गिनती शुरू होने के बाद माइकल को पता था कि उसे ड्रैगन का सामना करना है। डर महसूस करने के बजाय वह उत्साहित महसूस कर रहा था। उसके चारों ओर के अंधेरे ने उसकी शक्ति को काफी हद तक बढ़ा दिया, देवताओं के राज्य से देवताओं के शब्दों की पुष्टि करते हुए कि नश्वर क्षेत्र में अंधेरा डार्क लॉर्ड की शक्ति को बढ़ाता है। हालांकि अज़ुरित भी मूर्ख नहीं था।
ये समझते हुए कि जब तक डार्क लॉर्ड के चारों ओर अंधेरा रहेगा, डार्क लॉर्ड को हराना चुनौतीपूर्ण होगा, अज़ुरित ने अपना मुंह चौड़ा किया, अंधेरे को अपने मुंह में खींचकर अवशोषित किया। माइकल और निथ्रोइल थोड़ा चौंक गए जब उन्होंने देखा कि अंधेरा धीरे धीरे अज़ुरित के मुंह में समा रहा है। दिलचस्प, माइकल ने बड़बड़ाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर अमूर्त अंधेरा प्राचीन जानवर की शक्ति के तहत मूर्त हो जाएगा और उसके विशाल जबड़े में समा जाएगा। जैसे ही अंधेरा दूर हुआ, अन्य ड्रैगन ने माइकल को घेर लिया, ऊपर से आग उगलते हुए। उनके मुंह से लाल से लेकर नीले रंग की लपटें फूट पड़ीं, जिससे उनके ऊपर एक विशाल ज्वाला लालटेन बन गई। नूह की मृत्यु और प्रकाश पर इसके प्रभाव के बावजूद ड्रैगन की लपटें इतनी तीव्र थीं कि वे माइकल के आसपास के क्षेत्र को रोशन करने में कामयाब रहीं। गर्मी और प्रकाश की तीव्रता ने क्षण भर के लिए माइकल की शक्ति को कमजोर कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कई ड्रैगन अपने जबड़े खोलकर उस पर झपटे ताकि उसके शरीर को काट सकें और फाड़ सकें। ये ड्रैगन जानते थे कि वे किसी देवता को हमेशा के लिए नहीं मार सकते, लेकिन समझते थे कि अगर वे उसके भौतिक रूप को नष्ट कर देंगे तो उसकी आत्मा अपने आप में बहुत कम शक्तिशाली हो जाएगी। किसी देवता के शरीर को नष्ट करना कोई आसान काम नहीं था, फिर भी इन ड्रैगन ने अपनी संयुक्त शक्ति और अज़ुरित से बढ़ी हुई शक्ति के साथ विश्वास किया कि वे इसे हासिल कर सकते हैं। आखिरकार, एक कारण था कि देवता आमतौर पर प्राचीन जानवरों से टकराव से बचते थे। दूसरी ओर, ड्रैगन को केवल डार्क लॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करते देखकर निथ्रोइल निराश हो गया। वह शिकार की देवी थी, लानत है, और उसे बड़े हो चुके छिपकलियों के झुंड द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उन्हें याद दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित, निथ्रोइल ने फैसला किया कि ये दिखाने का समय आ गया है कि देवताओं के राज्य के जीव और जानवर एक बार उससे क्यों डरते थे। मैं शिकार की देवी हूँ, निथ्रोइल ने उग्रता से कहा, उसकी आवाज़ युद्ध की अराजकता में गूंज रही थी। अपनी अपार शक्ति का उपयोग करते हुए निथ्रोइल ने अलौकिक गति से अपना धनुष खींचा। उसकी हरकतें धुंधली थीं क्योंकि वह एक साथ कई तीर चला रही थी, हर एक चांदी की दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। उसने तेजी से एक के बाद एक तीर छोड़े, हर एक सटीक मारक क्षमता के साथ निशाना साधा। तीर हवा में सीटी बजाते हुए ड्रैगन के कमजोर स्थानों को निशाना बना रहे थे, विशेष रूप से उनकी आंखें, जो उसके तीरों के भेदने के लिए पर्याप्त कमजोर स्थान थे। तराजू वास्तव में कठोर थे, लेकिन निथ्रोइल को ठीक से पता था कि कहां पर वार करना है। पहला तीर सही लगा, एक ड्रैगन की आंख में गहराई तक धंस गया। ये पीड़ा में दहाड़ा, लेकिन गिरा नहीं। ऐसे जानवर को गिराने के लिए एक से ज्यादा बार वार करना पड़ता। अब इतना भी कठोर नहीं है न? निथ्रोइल ने ताना मारा और शान से हवा में उछली, अपने और घायल ड्रैगन के बीच की दूरी को कम करते हुए। ड्रैगन के सिर पर उतरते हुए उसने एक और तीर निकाला, इस बार उसे खंजर की तरह इस्तेमाल करते हुए एक ही घायल आंख पर बार बार वार किया, हर वार उसके ईश्वरीय क्रोध से प्रेरित था। ड्रैगन ने उसे हटाने की कोशिश करते हुए बेतहाशा वार किया, लेकिन वह दृढ़ रही, उसकी पकड़ अडिग रही। कई क्रूर वार के बाद ड्रैगन की हरकतें धीमी हो गईं, और एक आखिरी शक्तिशाली वार के साथ निथ्रोइल ने मस्तिष्क को छेद दिया, जिससे जानवर उसके नीचे लंगड़ा हो गया। जब विशाल शरीर आसमान से गिरने लगा तो वह शान से उछल पड़ी। दो ड्रैगन के उसके पास आने पर निथ्रोइल ने अपनी रणनीति को अनुकूलित किया, क्योंकि जीव अपने गिरे हुए रिश्तेदारों से सीखते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेते थे और पैंतरेबाजी करने के लिए अन्य इंद्रियों पर निर्भर होते थे। निडर होकर निथ्रोइल ने अपने तीरों को तात्विक शक्ति से भर दिया, प्रत्येक एक विस्फोटक ऊर्जा से चटक रहा था। उसने तीरों की एक धार छोड़ी, प्रत्येक में एक अलग तात्विक शक्ति थी, आग, बर्फ और बिजली। पहला तीर संपर्क में आते ही आग की लपटों में बदल गया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने निकटतम ड्रैगन के तराजू को जला दिया। ये दर्द से दहाड़ता हुआ हवा में बेतहाशा छटपटाने लगा। निथ्रोइल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तेजी से दूसरा तीर चलाया, यह एक ठंडी आभा के साथ चमक रहा था। इसने उसी ड्रैगन को मारा, ठंडी ऊर्जा प्रभाव पर फट गई और क्षतिग्रस्त तराजू को जमने दिया, जिससे वे टूट गए और बिखर गए। जैसे ही ड्रैगन ने नियंत्रण वापस पाने के लिए संघर्ष किया, निथ्रोइल ने बिजली से भरे तीर से आखिरी वार किया। बिजली का आवेश ड्रैगन के माध्यम से बह गया, जिससे उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हुआ। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ ड्रैगन आसमान से नीचे गिरा, धरती को हिला देने वाली ताकत के साथ जमीन पर जा गिरा। अंतिम ड्रैगन की ओर मुड़ते हुए निथ्रोइल ने अपने मौलिक हमले को दोहराया। प्राणी ने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन निथ्रोइल की ईश्वरीय सटीकता और गति बेजोड़ थी। उसने तीर के बाद तीर छोड़े, हर तीर मौलिक क्रोध का घातक बैले था। अंतिम ड्रैगन अथक हमले से अभिभूत होकर आखिरकार हार गया, उसका शरीर जमीन पर भारी होकर गिर गया। महल में वापस हैरी और उसके दोस्त विस्मय और भय से देख रहे थे। क्लारा, जिसने महारानी ऑफ अवोर के बारे में विस्तार से पढ़ा था, अपने दोस्तों से फुसफुसाकर बोली, मैंने पढ़ा कि वह शिकार की देवी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। ये देखकर अब सब समझ में आ गया। उसकी शक्ति हमारे द्वारा अध्ययन की गई किसी भी चीज से परे है। माइकल दूर से देख रहा था, लेकिन निथ्रोइल की शक्ति के प्रति सम्मान की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सका।
अराजकता के बीच और अपनी चरम शक्ति के बिना भी उसने साबित कर दिया कि उसे इतनी सम्मानित उपाधि क्यों मिली। चलो देखते हैं कि अब कौन मुझे अनदेखा करने की हिम्मत करता है, नित्रोइल ने अपने गाल से ड्रैगन का खून पोंछते हुए कहा। जब नित्रोइल ये साबित कर रहा था कि वह शिकार की देवी क्यों थी, माइकल युद्ध के मैदान में आगे बढ़ता रहा, अपने छाया टेलीपोर्टेशन के साथ ड्रैगन की लौ के एक और विस्फोट से बचता रहा। अंत में सिस्टम ने अपनी स्कैनिंग पूरी कर ली और माइकल के सिर में उसकी आवाज़ सुनाई दी। सिस्टम ने विश्लेषण पूरा कर लिया है। ड्रैगन को जोड़ने वाला टेलीपैथिक लिंक अजुरित से निकलने वाली साझा ऊर्जा तरंगों के माध्यम से संचालित होता है। मैं इन ऊर्जा तरंगों को कैसे बाधित करूं? माइकल ने सिस्टम से पूछा कि इस लिंक को कैसे बाधित किया जाए। टेलीपैथिक लिंक को बाधित करने के लिए एक विशेष ध्वनि उत्सर्जक की आवश्यकता होती है। यह उपकरण ऊर्जा तरंग आवृत्तियों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसकी कीमत 4 मिलियन बेडेस पॉइंट है। उच्च कीमत के बावजूद माइकल ने इस उपकरण द्वारा प्रदान किए जाने वाले संभावित रणनीतिक लाभ पर मुस्कुराया। सिस्टम ने एक बार फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी जो युद्ध की दिशा बदल सकती थी। सिस्टम, उत्सर्जक खरीदो। चलो इस ड्रैगन एकता को बर्बाद करते हैं, माइकल ने अपने सिर में आदेश दिया, जबकि उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। सिस्टम को दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सिस्टम से आवश्यक बेडेस पॉइंट कम हो गए थे। जैसे ही सिस्टम ने पॉइंट लिए, माइकल के हाथ में एक उपकरण प्रकट हुआ, एक चिकना काला बटन जैसा उपकरण ऊर्जा से गूंज उठा। जब माइकल ने इसे सक्रिय किया तो एक असंगत, भेदी ध्वनि तरंग फूट पड़ी, जो अदृश्य थी फिर भी हवा को चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। जिस क्षण माइकल ने उपकरण को सक्रिय किया, प्रभाव तुरंत हुआ। ड्रैगन, जो पहले पूर्ण सामंजस्य में चल रहे थे, लड़खड़ाने लगे। उनके समन्वित हमले अनियमित हो गए और उनकी संरचनाएं टूट गईं क्योंकि डिवाइस से आने वाली आवृत्तियों ने उनके टेलीपैथिक संचार को गड़बड़ कर दिया। यह अधिक पसंद है, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। माइकल मदद नहीं कर सका लेकिन ड्रैगन के बीच भ्रम फैलते देख संतुष्टि की लहर महसूस कर रहा था। डिवाइस से निकलने वाली ध्वनि तरंगों ने अजुरित को दर्द से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसका विशाल शरीर कांप उठा क्योंकि कठोर स्वर उसकी इंद्रियों पर हमला कर रहे थे। उसके चारों ओर ड्रैगन, जो कभी अपने हवाई युद्धाभ्यास में सुंदर और समन्वित थे, लड़खड़ाने लगे। उनकी हरकतें अनियमित हो गईं, कुछ रास्ते से भटक गए जबकि अन्य अपने विंगमैट से हवा में टकरा गए। महल के मैदान की सुरक्षा से हैरी और उसके दोस्त अविश्वास में देख रहे थे क्योंकि एक बार भयानक ड्रैगन सेना अराजकता में उतर गई थी। उन्हें देखो, वे अब सीधे नहीं उड़ सकते। क्लारा ने ऊपर की ओर इशारा किया। अजुरित हताशा से दहाड़ उठा। उसे एहसास हुआ कि निरंतर संपर्क केवल भ्रम को बढ़ा रहा था, जिससे उसके ड्रैगन बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। भारी दिल और आसमान में गूंजती दहाड़ के साथ उसने टेलीपैथिक कनेक्शन को तोड़ दिया, जिससे उसके ड्रैगन के दिमाग में अराजक शोर तुरंत शांत हो गया। जैसे ही कनेक्शन टूटा, ड्रैगन ने अपनी व्यक्तिगत इंद्रियों को वापस पा लिया। उन्होंने अपने विशाल सिर हिलाए जैसे कि वे किसी अचंभे से जाग रहे हों और धीरे धीरे अपनी उड़ान को स्थिर करना शुरू कर दिया। हालांकि एकता और समन्वय जो उन्होंने कभी दिखाया था, वह स्पष्ट रूप से कम हो गया था। ऐसा लगता है कि तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा साधन संपन्न हो, नित्रोइल ने उसे स्वीकृति देते हुए कहा। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 50,000 बदमाश अंक। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 60,000 बदमाश अंक। अजुरित से ड्रैगन के कनेक्शन के टूटने के बाद माइकल ने देखा कि ड्रैगन की आभा संयुक्त लाल से वापस पीले रंग में बदल गई। दिलचस्प, अजुरित ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन वह बस खुश लग रहा था। माइकल ने मौखिक रूप से जवाब नहीं दिया, लेकिन बस अपनी हथेली को हिलाया, छोटे उपकरण को अपने दस्ताने के डिब्बे में सहजता से एकीकृत किया। फिर उसने अपनी नज़र शांति से अजुरित पर टिकाई। दोनों ने एक दूसरे की चालाकी को पहचाना। तो क्या तुम अभी भी इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हो? माइकल ने अपनी बाहें मोड़ते हुए पूछा। उसकी टोपी हवा में उसके पीछे लहरा रही थी, जिससे उसे एक झटका लगा। खतरनाक नज़र से देखा। चलो हम इसे खुद ही सुलझा लें, अंधेरे के देवता, तुम और मैं। अगर तुम मुझे खून से लथपथ कर सकते हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रतिशोध के लिए छोड़ दूंगा, अजुरित ने शांति से कहा। वह कुछ योजना बना रहा है, डार्क लॉर्ड। उसे कम मत आंको, नित्रोइल ने माइकल को चेतावनी दी। लेकिन माइकल के जवाब देने से पहले उसने अपने ईयरपीस को कंपन महसूस किया। डार्क लॉर्ड, हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे साथ कंपनी है। ये वुल्फ्रिक है और मुझे नहीं लगता कि हम उसके साथ सभी अन्य प्रोफेसरों के साथ उसका सामना कर सकते हैं, एलिडर ने कहा क्योंकि माइकल पहले से ही ईयरपीस के माध्यम से मंत्रों को फूटते हुए सुन सकता था। उन्हें कुछ मिनटों के लिए पकड़ो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, माइकल ने ड्रैगन के राजा और फिर हेडमास्टर वुल्फ्रिक और उसके प्रोफेसरों का सामना करने के लिए तैयार होते हुए कहा। 1319 मेजरोथ के अंदर लड़ाई।
माइकल द्वारा ड्रैगन सेना को बाधित करने से कुछ मिनट पहले एलिडर महल के चारों ओर की बाधा को तोड़कर आंगन में लेनोरा और डार्क आर्मी सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। आखिर सब कहाँ हैं? कोई सैनिक या गार्ड नहीं, लेनोरा ने टिप्पणी की, भयावह रूप से खाली आंगन के चारों ओर नजर घुमाते हुए। मेजरोथ का आंगन विशाल था, जिसमें प्राचीन पत्थर के मेहराब, हरे भरे लॉन और विभिन्न टावरों और इमारतों की ओर जाने वाले कोबलस्टोन पथ थे। भूतपूर्व विद्वानों और जादुई प्राणियों की मूर्तियां परिदृश्य को बिखेरती थीं, जो इसे इतिहास और रहस्य का माहौल देती थीं। ये सेना का गढ़ नहीं है, ये सीखने की जगह है, एक अकादमी है जो छात्रों का पोषण करती है, एलिडर ने समझाया, उसकी आवाज में पुरानी यादों का एक संकेत था। ये स्काई हॉल के प्रति वफादार दिमाग वाले बेवकूफों का उत्पादन करने वाली एक फैक्ट्री की तरह है, लेनोरा ने हंसी उड़ाई। एलिडर उसके शब्दों में सच्चाई को देखने से खुद को रोक नहीं सका। वह जानता था कि इस जगह की स्थापना छात्रों को पोषित करने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हालांकि स्काई हॉल ने रास्ते में मूल उद्देश्य को भूल गया था। भविष्यवाणी पर उनके जुनून और डर ने मेजरोथ को एक अकादमी से उनके अपने उद्देश्यों के लिए एक उपकरण में बदल दिया था। विडंबना यह है कि भविष्यवाणी से बचने के लिए उनके कार्यों ने उन्हें इसे लाया था। जैसे ही वे आंगन से आगे बढ़े, एलिडर के विचार कड़वी विडंबना पर टिके रहे। जिस भविष्यवाणी से बचने की उन्होंने इतनी कोशिश की, वह अब उनकी वास्तविकता थी, उनके अपने कार्यों का परिणाम। वे जल्द ही एक बड़े लकड़ी के दरवाजे से महल में प्रवेश कर गए। अंदर का गलियारा चौड़ा था, जिसमें पत्थर के मेहराबों द्वारा समर्थित ऊंची छतें थीं। दीवारों पर मशालें लगी हुई थीं, जो उन्हें सुशोभित करने वाले चलते फिरते चित्रों पर टिमटिमाती रोशनी डाल रही थीं। चित्रों में पिछले प्रधानाध्यापकों, प्रोफेसरों और उल्लेखनीय पूर्व छात्रों को दर्शाया गया था। उनके चित्रित चित्र एनिमेटेड और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। गलियारों में उम्र और ज्ञान की हवा थी। पॉलिश किए गए पत्थर के फर्श पर उनके कदमों की गूंज थी, क्योंकि लेनोरा अपनी आंखों से चलती हुई चित्रों को स्कैन करते हुए एलिडर का पीछा कर रही थी। कुछ आकृतियां उन्हें देखने के लिए मुड़ी और आपस में फुसफुसाने लगीं। अरे, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? एक चित्र ने पूछा, एक सख्त दिखने वाला जादूगर जिसकी लंबी लहराती दाढ़ी थी। देखो हमारे यहाँ कौन है, हमारे पवित्र हॉल में एक पिशाच, एक चित्र ने व्यंग्य किया। एक बूढ़ा पिशाच, कोई कम नहीं, एक और ने चौंकते हुए कहा, जिससे चित्रित आकृतियों के बीच चौंककर बड़बड़ाने की लहर दौड़ गई। हाँ, यह मैं हूँ। क्या इससे कोई समस्या है? तुम बूढ़े लोगों के झुंड, लेनोरा ने हंसते हुए कहा। एलिडर उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वे चलते रहे। पीछे पीछे अंधेरे सेना के सैनिक अपनी तलवारों और हथियारों पर हाथ रखे हुए थे, जो एक पल की सूचना पर जादू करने के लिए तैयार थे। 11:49। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो, एलिडर, या तुम बस यूं ही भाग रहे हो? लेनोरा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जब वे गलियारे से गुजर रहे थे, एलिडर को पुरानी यादों का दर्द महसूस हुआ और यादें वापस आ गईं। उसे याद आया कि एक छात्र के रूप में वह इन गलियारों से भागता था, शरारतें करता था और हर नुक्कड़ और कोने की खोज करता था। ये जगह जरा भी नहीं बदली है। ये खूबसूरत है, उसने उदासी, लालसा और पछतावे जैसी भावनाओं के मिश्रण के साथ कहा। एलिडर की बात सुनकर लेनोरा अचानक भावना के प्रदर्शन से चौंक गई। वह हमेशा से एलिडर को क्रोधी, स्थिर रनमास्टर के रूप में जानती थी, कभी भी बहुत ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाते। उसका ये रूप देखकर उसे एहसास हुआ कि मेजरोथ उसके लिए कितना खास था। अगर हमारे हमेशा चिड़चिड़े रहने वाले आधे एल्फ रनमास्टर को भी इस जगह के बारे में ऐसा लगता है, तो यह वाकई बहुत खास होना चाहिए, उसने सोचा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, डार्क आर्मी के सैनिक सतर्क रहे, मानसिक रूप से किसी भी परेशानी के लिए खुद को तैयार करते रहे। लेनोरा इस भावना से मुक्त नहीं हो सकी कि यह बहुत आसान, बहुत शांत था। उसने पास की खिड़की से बाहर देखा और डार्क लॉर्ड को उड़ते हुए, ड्रैगन से बचते हुए, नित्रोएल को आश्चर्यजनक क्रूरता और शक्ति के प्रदर्शन के साथ ड्रैगन को मारते हुए देखा। काश मैं वहां ड्रैगन से लड़ रही होती, न कि एक चोर की तरह छिपकर घूम रही होती, लेनोरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। चिंता मत करो, लेनोरा, तुम्हें जल्द ही अपनी लड़ाई मिल सकती है। एलिडर ने उसे एक तरफ से देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। एक युवा महिला का चित्र चिल्लाया, उसकी चित्रित आंखें भय और तत्परता से चौड़ी हो गईं। प्रोफेसर तुमसे निपटने के लिए आ रहे हैं, जब तक हो सके भागो, वह चिल्लाई। उसकी आवाज़ भव्य दालान में गूंज उठी। लेनोरा की इंद्रियां झंझना उठीं, क्योंकि उसने देखा कि कई प्राणी तेजी से आ रहे हैं। वह ठीक समय पर मुड़ी और उसने देखा कि एक सख्त दिखने वाली महिला हरे रंग की पोशाक पहने हुए थी। उसके बाल पीछे की ओर एक टाइट बन में बंधे हुए थे। उसके बगल में काले रंग की पोशाक पहने एक आदमी चल रहा था, जिसके बाल लहरा रहे थे और आंखें तीखी थीं। उसकी आंखों में कुछ खास बात थी, वे लेनोरा को किसी की याद दिला रही थीं। उसे बिंदुओं को जोड़ने में बस कुछ सेकंड लगे। लेन वोल्डीगार्ड, उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, यह महसूस करते हुए कि वही वोल्डीगार्ड का चाचा हो सकता है।
2 प्रोफेसरों को सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए और कई अन्य लोगों को जो प्रोफेसरों की तरह लग रहे थे देखकर एलिडर ने अपने कदम रोक दिए। हवा में तनाव स्पष्ट था, अंधेरे सेना के सैनिक आने वाली चीज के लिए तैयार होने के लिए तनाव में थे। लगता है कि हमारे पास कंपनी है, एलिडर ने चुपचाप कहा क्योंकि उसकी आंखें उनके सामने समूह को स्कैन कर रही थीं। हरे वस्त्र पहने महिला अपनी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ और लेन अपनी बेचैन करने वाली परिचित आंखों के साथ घुसपैठियों को रोकने के लिए तैयार सबसे आगे खड़े थे। ये डार्क लॉर्ड या उसके गुर्गों के लिए कोई जगह नहीं है। लेन आगे बढ़ा और चेतावनी जारी की, भले ही वह जानता था कि वे बिना लड़े नहीं जाएंगे। जैसे ही लेन ने अपने सामने समूह का आकलन किया, उसकी नज़र लेनोरा पर टिक गई। उसकी पीली त्वचा, भारी खुशबू और गहरे रंग की लिपस्टिक ने तुरंत उसे एक पिशाच के रूप में चिन्हित कर दिया। उससे निकलने वाली शक्ति, एक अमर अवस्था साधक की अचूक आभा ने उसे बताया कि वह कोई साधारण पिशाच नहीं बल्कि एक बड़ी पिशाच थी। लेन ने डार्क लॉर्ड के आदेश के तहत बड़े पिशाचों के बारे में अफवाहें सुनी थीं और अब वह आखिरकार एक का सामना कर रहा था। NOWELL-BE-IN.C अभी चले जाओ या परिणाम भुगतो। प्रोफेसर कायला आगे बढ़ी, उसके हाथ आग ऊर्जा से चमक रहे थे। लेनोरा ने बिना किसी डर के हंसी उड़ाई। वह उनकी अर्धअमर अवस्था की साधना को देखकर प्रसन्न दिखी। जब माइकल छात्र था तो वे सभी फ्यूजन स्टेज लेवल 10 पर थे, लेकिन अब वे अर्धअमर अवस्था लेवल 3 पर पहुंच गए थे, जिसका श्रेय मुख्य रूप से स्काईहॉल द्वारा उन्हें इस दिन के लिए तैयार करने के लिए दिए गए संसाधनों को जाता है। आप सभी डरपोक बिल्लियों की तरह भाग जाएं और खून खराबे से बचें, लेनोरा ने धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसके नुकीले दांत तीखे नुकीले हो गए। उसकी आंखों में शिकारी चमक थी जो स्पष्ट रूप से उस तनाव और भय का आनंद ले रही थी जो वह पैदा कर रही थी। उसकी धमकी के जवाब में लेन ने अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान के साथ केवल हंसी उड़ाई, क्योंकि उसने अपने लबादे से एक छोटी शीशी निकाली। अंदर का सुनहरा तरल अशुभ रूप से चमक रहा था, जो दालान की मंद रोशनी में एक भयानक चमक बिखेर रहा था। शीशी को देखते ही लेनोरा की आंखें सिकुड़ गईं। एक बेचैनी भरी भावना ने उसे जकड़ लिया। यह क्या है? उसने पूछा। दूसरी ओर एलिडर की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने औषधि की शक्ति और शुद्धता को पहचाना। उसने डार्क लॉर्ड के साथ इतना समय बिताया था कि जब उसने कोई जहर देखा तो उसे पहचान लिया। सुनहरे रंग के बावजूद उसे यकीन था कि यह औषधि जहर के अलावा और कुछ नहीं है। इससे पहले कि वह चेतावनी का एक शब्द बोल पाता, लेनोरा ने लेन पर झपट्टा मारा। उसकी गति एक धुंधली चाल की तरह थी। शांत व्यवहार के साथ लेन ने बस शीशी को जमीन पर फेंक दिया। यह एक तेज दरार के साथ टूट गया और तुरंत एक सुनहरा धुंध उसमें से फूट पड़ा, जिसने उन्हें एक घने घूमते हुए बादल में ढक दिया। धुंध के कारण एलिडर क्षण भर के लिए अंधा हो गया। वह कुछ भी नहीं देख सका, लेकिन उसने लेनोरा को जोर से खांसते और धुंध के बीच गालियां देते हुए सुना। बकवास! यह क्या बकवास है? लेनोरा की आवाज़ गुस्से और हताशा से भरी हुई थी। तुम कमीने, मैं तुम्हें चीर दूंगी। अरे यार, मैं नहीं देख सकता। एलिडर, आखिर क्या हो रहा है? उसकी हताशा और क्रोध स्पष्ट था। मरने के लिए तैयार हो जाओ, कमीने! वह पागलों की तरह खांसते हुए चिल्लाए। हालांकि सुनहरी धुंध ने एल्डरी और सैनिकों को वैसा प्रभावित नहीं किया जैसा कि लेनोरा के साथ हुआ था, फिर भी इसने उनकी दृष्टि को बाधित किया। वह सैनिकों और प्रोफेसरों को आसन संघर्ष की तैयारी करते हुए सुन सकता था। सुनहरी धुंध उन्हें जकड़ती हुई लग रही थी, जिससे हवा भारी हो गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। यह कोई साधारण जहर नहीं है, एलिडर ने शांत रहने की कोशिश करते हुए सोचा। ये तुम्हें अक्षम करने के लिए बनाया गया है, लेनोरा। यहाँ से निकल जाओ, एलिडर ने चेतावनी दी क्योंकि डार्क आर्मी के सैनिकों ने अपने मंत्रों का जाप किया। ईव और गया द्वारा प्रशिक्षित डार्क आर्मी के सैनिकों ने डर को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने शांति से अपने हाथ उठाए, कई मंत्रों का जाप किया जो बल के साथ शॉक वेव भेजते थे, जिससे धुंध साफ हो जाती थी। उन्हें आश्चर्य हुआ, उन्होंने देखा कि लेनोरा लड़खड़ा रही थी, उसके नथुने और मुंह से खून बह रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह जहर से कमजोर हो गई थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमने पहले कभी बड़े पिशाचों से नहीं निपटा है? लेन ने लड़खड़ाते पिशाच को देखते हुए सख्ती से कहा। मैं तुम्हें चीर डालूंगी, लेनोरा ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, वह बेहोश हो गई। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, प्रधानाध्यापिका कायला ने इस बार ऊंची और दृढ़ आवाज में कहा। चले जाओ या परिणाम भुगतो। फिर भी एलिडर ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अपनी कलाई को हिलाया, जिससे उसके शरीर पर उत्कीर्ण कई रून दिखाई दिए, जो एक अजीब लाल रंग में चमक रहे थे। उसने एक जादू किया, शुद्ध ऊर्जा और लपटों से बना एक शेर बनाया जो उसके हाथों से निकला और प्रोफेसरों पर झपटा। आवरण ले लो, लेन ने चिल्लाया, अपना खुद का रक्षा मंत्र डाला। उसके सामने एक झिलमिलाता अवरोध बना, जो नीले और सफेद ऊर्जा से चमक रहा था, एक ढाल बना रहा था जो एक पारदर्शी गुंबद जैसा था। लपटों का शेर अवरोध से टकराया, जिससे सभी दिशाओं में चिंगारी और अंगारे उड़ रहे थे।
प्रोफेसरों को जवाबी कार्रवाई करने का कोई समय दिए बिना डार्क आर्मी के सैनिकों ने एक के बाद एक मंत्र डाले और ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोटों का निर्माण किया। एक सैनिक ने एक ऐसा मंत्र छोड़ा जिससे झुलसती लपटों का एक बवंडर बना जो एक गर्जना के साथ दालान से होकर गुजरा। दूसरे ने पानी की एक लहर बनाई जो पानी से टकराए प्रोफेसरों की सुरक्षा को देखते हुए दीवारों के माध्यम से ऊर्जा की लहरें भेजीं। कायला की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं क्योंकि उसने अलौकिक तलवारें बुलाईं। उनके ब्लेड एक शानदार नीली रोशनी से चमक रहे थे। वह सैनिकों के हमलों को रोकते हुए और तेजी से निर्णायक वार करते हुए शालीनता और सटीकता के साथ आगे बढ़ी। लाइन पकड़ो, उसने चिल्लाया, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। इस बीच लेन ने अपने मंत्रों को बढ़ाने के लिए एक औषधि गुरु के रूप में अपने कौशल का उपयोग किया। उसने जमीन पर चमकते तरल की शीशियां फेंकी जो विभिन्न प्रभावों के बादलों में फट गईं। एक शीशी ने एक धुंध छोड़ी जिसने जमीन को जमा दिया, जिससे चिकनी सतह बन गई जिससे सैनिक लड़खड़ा गए। एक अन्य ने एक अंधा करने वाली चमक उत्सर्जित की जिसने हमलावरों को अस्थायी रूप से भ्रमित कर दिया। तेज रहो, लेन ने आदेश दिया। एक और शीशी फेंकी जो आग की दीवार में फट गई, जिसने अंधेरे सेना के सैनिकों का रास्ता रोक दिया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, दीवारें कांपने लगी क्योंकि ऊर्जा विस्फोट रक्षात्मक बाधाओं से टकराए। दीवारों से पत्थर के टुकड़े उखड़ रहे थे और हवा खून की गंध और जादू की खुशबू से भरी हुई थी। हमें इसे जल्द ही खत्म करना होगा। जहर जल्द ही एल्डर वैम्पायर पर अपना असर खो देगा। अगर वह जाग गई तो वह अगले 1 घंटे तक जहर से प्रतिरक्षित रहेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, लेन ने लड़ाई के बीच में कहा। कायला, जिसने अभी अभी एक डार्क आर्मी सैनिक को उसके चेहरे पर मुक्का मारकर गिराया था, ने लेनोरा की तरफ देखा। वह एल्डर वैम्पायर के छटपटाने के तरीके से बता सकती थी कि वह जल्द ही जाग जाएगी। हमें सुदृढ़ीकरण की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हेडमास्टर जल्द ही यहाँ आएंगे। 1320 हेडमास्टर आ गया है। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, एक नया समूह घटनास्थल पर पहुंचा। वे न तो प्रोफेसर थे और न ही डार्क लॉर्ड के काले कवच वाले सैनिक। ये युवा थे और गुस्से से जल रहे थे। वे कोई और नहीं बल्कि मेजरोथ के स्नातक छात्र थे। अगर माइकल यहाँ होते तो वे उन्हें तुरंत पहचान लेते। वह व्यक्ति जिसने अपने तराशे हुए ऊपरी शरीर को ढकने के लिए कोई शर्ट नहीं पहनी थी, जिसके लंबे काले बाल थे और जिसके हाथ में हथौड़ा था, वह डेकोन सॉन्डर्स 4 स्टार लोहार था। काले बालों और शुद्ध सफ़ेद वस्त्रों वाली युवती उसकी मंगेतर बेथनी वाइट 4 स्टार रनमास्टर थी। गंदे चिकने बैंगनी बालों वाला युवक जो आंखों को चोट पहुंचाने वाली रंगीन जैकेट पहने हुए था, डिएगो कार्टर था, वह लड़का जिसकी माइकल ने पिटाई की थी। अंत में सबसे सुंदर और होशियार जिसने उनका नेतृत्व किया, वह इलियट वॉटसन था, जो मेजरोथ का पूर्व हेड प्रीफेक्ट और हाउस वॉरियर का सम्मानित पूर्व छात्र था। युवाओं को अनदेखा करते हुए डार्क आर्मी के एक अनुभवी ने हेडमिस्ट्रेस कायला मार्टिन पर हमला किया, जो अकेले ही 2 हाफ इमोर्टल स्टेज सैनिकों से लड़ रही थी। जब तीसरा व्यक्ति उस पर झपटा तो उसे पता था कि अकेले बचाव करना मुश्किल होगा, वापस लड़ना तो दूर की बात है। दूसरी ओर लेन एलिडर से लड़ने में व्यस्त था। एक 5 स्टार अल्केमिस्ट और एक 5 स्टार रनमास्टर के बीच की लड़ाई किसी शानदार घटना से कम नहीं थी। लेन ने बम के रूप में विभिन्न औषधियों का इस्तेमाल किया और ऐसी औषधियां पी लीं जिससे उसकी त्वचा पर पत्थर जैसे पदार्थ की एक परत बन गई, जबकि उसने जो मंत्र डाले उन्हें उसने ली गई गोलियों से अस्थायी रूप से बढ़ावा मिला। इस बीच एलिडर ने वापस लड़ने के लिए रून में अपनी दक्षता का इस्तेमाल किया। उसने कई धातु के कार्ड निकाले जिनमें से प्रत्येक पर एक रून उकेरा हुआ था और उन्हें फेंक दिया। प्रत्येक रून कार्ड फर्श से टकराने पर फट गया, जिससे विस्फोटक मंत्र बने और लेन की औषधियों का प्रतिकार हुआ और डार्क आर्मी को अन्य प्रोफेसरों के हमलों से बचाया। उसी समय डार्क आर्मी का अनुभवी हाथ में एक घुमावदार तलवार लेकर कायला मार्टिन के पास पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि वह संपर्क कर पाता, इलियट ने एक जादू किया जिससे हवा में एक घेरा बन गया और वह सीधे डार्क आर्मी के दिग्गज के बीच से उड़ गया। उससे दूर हो जाओ, डेकन ने दिग्गज पर अपना हथौड़ा फेंकने से पहले चिल्लाया। हालांकि जादू और हथौड़ा दिग्गज को मार नहीं सका, लेकिन इसने उसे पीछे धकेल दिया, जिससे कायला मार्टिन को मौका मिल गया। उसने तुरंत अपने शरीर को हवा में घुमाया और अपनी अलौकिक तलवारों से नीली रोशनी की किरण छोड़ी। उसके साथ लगे डार्क आर्मी के सैनिक उड़ गए क्योंकि वह दिग्गज की ओर आगे बढ़ी और उसे मार गिराया। बड़े पिशाच को सुरक्षित करो, लेन ने स्नातकों को आदेश दिया। जब उसने उन्हें देखा तो राहत की सांस ली। वह ये दिखाने वाला नहीं था कि उसे अपने छात्रों की परवाह है। वास्तव में वह उन सभी से नफरत करता था, खासकर योद्धा और लोहार घर के छात्रों से। लेकिन वह खुश था कि वे यहाँ थे। लेन का आदेश सुनकर स्नातकों ने समय बर्बाद नहीं किया। वे लेनोरा की ओर बढ़े। उसकी रक्षा करो, उन्हें उसे दूर न ले जाने दें, एलिडर ने आदेश दिया। एलिडर का आदेश सुनकर डार्क आर्मी के सैनिकों ने आक्रमण से बचाव की ओर रुख किया। तुरंत उन्होंने सभी ने एक ही ढाल मंत्र का जाप किया। यह कोई पारदर्शी ढाल मंत्र नहीं था, प्रसिद्ध और शक्तिशाली ढाल मंत्र जो अधिकांश साधक इस्तेमाल करते थे।
नहीं, ये कुछ अधिक शक्तिशाली था, एक ऐसा मंत्र जिसके लिए संयुक्त कास्टिंग की आवश्यकता थी। जिस क्षण 4 डार्क आर्मी के सैनिकों ने जादू करना शुरू किया, उनके नीचे की जमीन कांप उठी क्योंकि उनके सामने आग और बिजली से बनी एक दीवार फट गई। जिस क्षण ढाल मंत्र बना, रूनों द्वारा संरक्षित आसपास के चित्र अछूते नहीं रह सके। वे बिजली और आग से झुलस गए। दो तत्वों की संयुक्त शक्ति ने उनके चारों ओर तापमान बढ़ा दिया और लेनोरा और स्नातकों के बीच एक अवरोध बना दिया। दोनों पक्षों के बीच ढाल की उपस्थिति ने एक पल के लिए लड़ाई को रोक दिया, जिससे दोनों पक्षों को रणनीति बनाने का समय मिल गया। NO12BN.C ओम। वह जाग नहीं सकती। हेडमास्टर कहाँ है? कायला ने स्नातकों से पूछा। उन्होंने हमें आपकी मदद करने के लिए भेजा है, बेथनी वाइट ने अपनी आवाज में घबराहट के संकेत के साथ कहा। जब वे बात कर रहे थे तब भी खतरा बना हुआ था। अगर लेनोरा जाग गई तो वे गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। लेन को पता था कि गोल्डन पॉइजन अटैक ने उस पर काम किया क्योंकि आश्चर्य का तत्व उसके पक्ष में था, लेकिन ये दूसरी बार काम नहीं करेगा क्योंकि उसका शरीर 1 घंटे के लिए इसके प्रति प्रतिरक्षित होगा और वह इस हमले के लिए तैयार होगी। और कृपया बताएं, हेडमास्टर कहाँ है? अगर वह जाग गई तो हम सब मर जाएंगे, लेन ने कड़वाहट के साथ कहा। वे सभी जानते थे कि वह सही था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। ढाल के माध्यम से घुसना एक विकल्प था, लेकिन ये कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि 4 अर्धअमर जादू कर रहे थे। भले ही वे ऐसा कर सकें, लेकिन इसमें समय लगेगा और तब तक लेनोरा जाग सकती है। बाधा के दूसरी तरफ एलिडिर ने लेनोरा के बगल में घुटने टेक दिए और उसकी नब्ज जांची। उसने कभी नहीं सोचा था कि लेन एक बड़े पिशाच को मार गिराएगी, और उसे आखिरकार समझ में आ गया कि डार्क लॉर्ड लेन को कीमिया में अपना गुरु क्यों मानते हैं। लॉर्ड एलिडिर, हमें क्या करना चाहिए? डार्क आर्मी के एक सैनिक ने पूछा। उसका चेहरा सभी लड़ाई और जादू करने से चिंता और थकावट से भरा हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं, चाहे कुछ भी हो, हमें स्काई हॉल के प्रवेश द्वार से गुजरना होगा। डार्क लॉर्ड हम पर भरोसा कर रहा है, एलिडिर ने कहा। दीवार में एक टूटे हुए छेद से झांकते हुए डार्क लॉर्ड को ड्रैगन से लड़ते हुए देखा। मेरे पास एक योजना है, एलियट ने प्रोफेसरों और अपने दोस्तों को देखते हुए घोषणा की। हमारे ठीक नीचे प्रशिक्षण हॉल है। एक पिंजरा है जिसका इस्तेमाल हम जानवरों को पकड़ने के लिए करते थे। अगर हम उसे उसमें बंद कर सकें तो हमें कुछ समय मिल सकता है जब तक कि हेडमास्टर उनसे निपटने के लिए नहीं आ जाते। एलियट ने दूसरों की राय जानने के लिए उनकी ओर देखते हुए समझाया। हेल मैरी, लेन ने संदेह और हार के मिश्रण के साथ कहा। फिर भी अंदर से वह जानता था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन सीढ़ियां, वे दूसरी तरफ हैं। हम इस लानत मलामत वाली बाधा को पार नहीं कर सकते। डिएगो कार्टर, जो एलियट और डीकन के प्रति नाराजगी रखता था, एलियट की योजना में खामियों को इंगित करने में जल्दी था। लेकिन डीकन एलियट की योजना को समझ गया। उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। हॉल हमारे ठीक नीचे है और हमें वहां जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत नहीं है, डीकन ने कहा और अपने हथौड़े को कसकर पकड़ लिया। बाकी लोगों को अपनी योजना पर प्रतिक्रिया करने या असहमत होने का समय देने के बजाय डीकन ने खुद को समूह के केंद्र में सीधे खड़ा कर लिया। सब लोग कसकर पकड़ो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज तनाव से भरे दालान में थोड़ी गूंज रही थी। उसने अपने हथौड़े को अपने सिर के ऊपर उठाया। इसकी सतह पर उकेरे गए रून एक भयंकर चमकदार रोशनी के साथ चमकने लगे। एक दृढ़ निश्चय के साथ डीकन ने हथौड़े को भारी बल के साथ नीचे गिराया। प्रभाव हॉल में गूंज उठा, जिससे उनके पैरों के नीचे फर्श पर दरारों का एक जाल बन गया। लेन योजना को नापसंद करते हुए, एक गंभीर भाव से देखते हुए, लेकिन उनके पास विकल्पों की कमी को स्वीकार करते हुए। बाधा के दूसरी ओर एलिडिर की अभिव्यक्ति चिंता में बदल गई क्योंकि उसने पैरों के नीचे कंपन महसूस किया। उसे मुश्किल से यह समझने का समय मिला कि क्या हो रहा था जब संरचना के माध्यम से 2 और गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं। अचानक डेक्कन के हमलों के संयुक्त वजन और बल के कारण फर्श ढह गया। समूह ने खुद को नए बनाए गए अंतराल से नीचे गिरते हुए पाया। उनके उतरने के साथ ही आश्चर्यचकित चिल्लाहट और तेज हवा का एक समूह था। अपने आप को संभालो, डेक्कन ने टूटते हुए पत्थर और मुड़ती हुई धातु की आवाज पर चिल्लाया। यह पागलपन है, डिएगो की आवाज गूंजी, जिसमें अलार्म और एड्रेनालाइन दोनों थे। तुम गलत हो, वह जल्द ही जागने वाली है और मेरा विश्वास करो, तुम्हें पता नहीं है कि जब कोई बुजुर्ग पिशाच किसी से नाराज होता है तो वह कितना उग्र हो सकता है, एलिडिर ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं। 11:50। जब वे गिरे तो ऊपर के दालान से आने वाली रोशनी जल्दी ही मंद हो गई, नीचे की जगह के अंधेरे में समा गई। जब वे सभी प्रशिक्षण हॉल के ठंडे कठोर फर्श पर गिरे तो दर्द की कराह और गुर्राहटें जगह जगह गूंज उठीं। अंधेरे सेना के 4 अर्धअमर सैनिकों ने क्षण भर के लिए अपना ध्यान खो दिया, जिससे उनके द्वारा बनाए रखा गया ढाल जादू अवशिष्ट जादू की पतली किरणों में विलीन हो गया। एलिडिर ने अपने आसपास का निरीक्षण करने से पहले एक मुंह बनाकर जमीन से धक्का देकर खुद को स्थिर किया। हॉल में मंद रोशनी थी, जो लड़ाकू डमी की पंक्तियों और जटिल रूनों से उकेरी गई दीवारों पर लंबी छाया डाल रही थी।
पॉलिश किए गए काले संगमरमर से बने फर्श पर थोड़ी सी रोशनी थी जो हॉल की विशालता को बढ़ा रही थी। उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर उस दांतेदार छेद से देखा जिसमें से वे गिरे थे। उनकी नज़र ऊपर खड़े प्रोफेसरों और छात्रों के दृढ़ निश्चयी चेहरों पर पड़ी। मेजरोथ अकादमी के युवा योद्धाओं ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए। उनके चेहरे दृढ़ थे, आंखें एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ जल रही थीं जो लड़ाई जारी रखने के लिए तत्परता की बात कर रही थीं। लेकिन उन्हें देखकर एलिडर अंदर से खुश था। उनकी कमज़ोर खेती के बावजूद इन युवा रक्तों में कोई डर नहीं दिखा। फिर से युवा और मूर्ख होना कैसा लगता है। एलिडर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, उसकी आवाज़ में व्यंग्य था। हार मान लो अर्धएल्फ, तुम घिरे हुए हो, डिएगो कार्टर ने ताना मारा। उसकी मुद्रा तनावपूर्ण और संघर्ष के लिए तैयार थी। तुम गलत हो, वह जल्द ही जागने वाली है और मेरा विश्वास करो, तुम्हें पता नहीं है कि एक बड़ा पिशाच कितना क्रोधित हो सकता है। एलिडर ने एक हंसी के साथ जवाब दिया। उसकी आंखें कमरे के चारों ओर घूम रही थीं। लेन की नज़र तेजी से बदल गई, दूरी पर एक चांदी के पिंजरे पर जा टिकी। यह उनके लिए बड़ी पिशाच को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन 4 अर्धअमर सैनिकों और एक दुर्जय रनमास्टर द्वारा संरक्षित होने के कारण यह आसान नहीं होगा। अभी के लिए चलो इसे खुद ही सुलझा लेते हैं। एलिडर ने अपनी गर्दन को मोड़ते हुए प्रस्ताव रखा, एक ऐसा इशारा जो उसने अनजाने में डार्क लॉर्ड से अपनाया था। हवा में तनाव स्पष्ट रूप से बढ़ गया, क्योंकि डार्क आर्मी के सैनिकों ने खुद को नए सिरे से टकराव के लिए तैयार किया। जैसे ही एलिडर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, कमरे की परछाइयों से एक आकृति उभरी। सफ़ेद लबादे और शुद्ध सफ़ेद लंबे बाल और दाढ़ी वाला एक लंबा, प्रभावशाली बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें आधे चश्मे के पीछे चमक रही थीं, गंभीर अधिकार की मुद्रा में उसके पास आया। एलिडर स्तब्ध रह गया। उस पर मिश्रित भावनाओं की एक धार बह रही थी क्योंकि उसने आकृति को पहचाना। वुल्फ्रिक, उसने फुसफुसाया। कमरे की शांत बड़बड़ाहट के बीच उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेजरोथ का प्रधानाध्यापक आ चुका था और उसके साथ अतीत की छिपी हुई सच्चाइयों, जिनमें एलिडर पर डाला गया स्मृति विलोपन मंत्र भी शामिल था, का सामना होने वाला था।